और ये हमने कहाँ तक पढ़ा था, क्या किया था लास्ट टाइम? 2 दिन पहले लास्ट वीक लेक्चर हुआ था हमारा। क्या कंपैरिजन कि, उससे क्या किया था? कंपैरिजन किया था। कंपैरिजन किया था। कौन कौन सी टाइप्स होती हैं मसल फाइबर की, मसल्स की? स्केलेटल मसल्स थे, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल्स थे। अच्छा, क्या मेन डिफरेंसेस क्या थे? सर स्केलेटल मसल्स बोन्स में होते हैं, कार्डियक हार्ट में होते हैं, स्मूथ मसल्स विजरा में होते हैं, और स्केलेटल मसल्स सिलेंड्रिकल होते हैं, कार्डियक आर्च्ड होते हैं, स्मूथ जो होते हैं वो स्पिंडल होते हैं। और स्केलेटल में मोर देन वन न्यूक्लियस होता है, कार्डियक में और स्मूथ में एक एक न्यूक्लियस होता है। और स्केलेटल जो है वो लॉन्ग होते हैं, और कार्डियक और जो होते हैं शॉर्ट होते हैं। लॉन्ग टी ट्यूब्यूल्स होती हैं उसमें, और कार्डियक में शॉर्ट होती हैं और स्मूथ में नहीं होती। और स्केलेटल स्टेबल है और कार्डियक भी स्टेबल है और स्मूथ अनस्टेबल है। वेरी गुड। कौन हो, क्या नाम है बेटा? सर एक मीन असलम, रोल नंबर 59। ये अच्छी तरह मुझे याद करवा दे नंबर अपना, ताकि मैं उधर नंबर लगाऊं पेपर में, वाइवे में। तो ना लगाएं। यही होता है, इसी तरह बच्चे याद होते हैं। अच्छे बच्चे जो होते हैं इसी तरह अपने आप को नाम याद करते हैं, बार बार आके बताते हैं, तो फिर हमें प्रॉफ में याद रहता है। तो इसलिए छुपते रहते हैं पीछे, वो फिर उनको हमें नहीं याद रहता, भूल जाता है। ठीक है, चलो अच्छी बात है जी। सीआर जी किसी और का नाम लें। सर अब्दुल रहीम। कौन? अब्दुल रहीम सर। अब्दुल अब्दुल रहीम। से जी बेटा मुझे बताओ, हमने कुछ पढ़ी थी लेयर्स, कुछ लेयर्स थी मसल्स की, वो कौन कौन सी लेयर्स थी? मुझे याद सबसे नहीं। बाहर वाली लेयर, आउटर लेयर कौन सी होती है, फिर उसके लेयर कौन सी होती है, फिर कौन सी होती है? तो याद नहीं है मुझे। जी कोई और? हैप्पी पेरी एंडो सर मायोफिब्रिल मायोफिब्रिल। क्या ये कौन बोल रहा है? बेटे जब भी ये रूल है, जब भी बोला करो प्लीज अपना पहले नाम बताया करो, इंट्रोड्यूस करवाया करो, फिर बताया करो आगे। जी आप बोलेगा नहीं। सर फखर नाम है। बोल लो फखर। सर एंटायर मसल पे एपीमाइसियम होता है, फिर बंड ऑफ मसल फाइबर पे पेरीमाइसियम होता है, फिर अच्छा, सिंगल मसल पे एंडो होता है, फिर मायोफिब्रिल होता है, और फिर मायोफिलामेंट्स होता है। मायोफिलामेंट्स कौन कौन से होते हैं? सर एक्टिन और मायोसिन। वेरी गुड, चलो शश। अच्छा जी, मेन इसके हमने देखा था लास्ट टाइम के मेन फंक्शंस क्या हैं। लोकोमोशन है, अपराइट पोस्चर है, बैलेंसिंग ऑन 2 legs, सपोर्ट ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, वेल्व्स हैं, बॉडी ओपनिंग्स हैं, प्रोडक्शन ऑफ हीट, मूवमेंट मटेरियल्स अलोंग इंटरनल ट्यूब्स। ये सारे फंक्शन मसल अपना रोल प्ले कर। मसल्स की डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। इंटर आपके इनवॉल्वरिंग मसल्स हो सकते हैं और वॉलेंट्री मसल्स हो सकते हैं। जो वॉल्यूम मसल्स हैं वो बेसिकली हमारे स्केलेटल मसल्स हैं, जो हमारे कंट्रोल में हैं, हमारे विल में हैं। और कुछ हैं जो मसल्स हैं और कार्डिक मसल्स हैं जो कि इनवॉल्यूंटरी हैं। ठीक है। तो ऑब्वियसली जो इनवॉल्यूंटरी कंट्रोल हो रहा है, जो हमें पता नहीं है, जैसे इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट है और मटेरियल्स जो इंटरनल ट्यूब्स हैं उसकी जो मूवमेंट्स हैं, उसमें मोस्टली आपका जो है स्मूथ मसल्स या कार्डिक मसल्स इन्वॉल्व हुए हैं। ठीक है। फिर डिफरेंट टाइप्स हमने देखी थी, कार्डिक मसल्स हैं, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल। इसके अंदर डिफरेंट डिविजन्स हमने की थी लास्ट टाइम काफी डिटेल में। ये हमने सारी टेबल्स कर चुके हैं, ये आप लोग याद भी कर चुके होंगे उम्मीद है। फिर थी डिफरेंट प्रॉपर्टीज। जी ये कोई नाम हुई प्रॉपर्टीज, हम रिवाइज करेंगे। जी CR कोई नाम?
हेलो सर जवार। जी जवार। Yes, sir. Enlist the properties of skeletal muscle. Okay. Sir, excitability और ये मैंने और लास्ट टाइम sir, रट्टा लगवाया था आप लोगों को, रट्टा लगवाया था मैंने 5-5-6 दफा बोला था। sir, yes, sir, मुझे याद नहीं है सर, एक मिनट। ये सर अब तो ये excitability, सोचना नहीं पड़ना चाहिए था। सर excitability होती है और सर fatigue भी सर होता है सर, फिर एक वो भी होती है, मसल टोन होता है मेरे ख्याल से, और अच्छा सर इलास्टिसिटी होती है, अच्छा और सर और समेशन होती है, और और एक्सटेंसिबिलिटी होती है। बस सर अच्छा। अभी तो इतने ही याद आ रहे हैं मुझे, और एक रीजनरेशन भी होती है शायद। रीजनरेशन, अच्छा न मसल्स रीजनरेशन भी करते हैं? नहीं सर, सॉरी सर, रीजनरेशन नहीं, रिफ्रैक्टरी, सॉरी सर। अब ये देखो तुमने कहाँ से बात, जमीन आसमान वाली बात की, इतनी डिफरेंस है ये जवार। इसलिए जब भी बोलना है वायवे में, यही मैं तुम्हें समझाया था, सोच के बोलते हैं, याद है ना? यस सर। So excitability, contractility, extensibility, elasticity, refractory period, muscle tone, summation, fatigue, ये properties हैं skeletal muscle की। Excitability, contractility, excitability responds to stimuli, contractility able to shorten in length, extensibility stretches when pulled, elasticity tends to return to original shape and length after contraction or extension. The refractory period don't respond to any stimulus during this period. Muscle tone maintain itself in contraction, tautness, summation, adding together of individual twitch to increase overall contraction, fatigue, inability of the muscle to contract. ठीक है, ये सारी हैं। एक्सक्यूज मी सर, मसल टोन इलास्टिसिटी सेम चीज नहीं हो गई? देखो मसल टोन इलास्टिसिटी तो उसकी स्ट्रेचेबिलिटी की प्रॉपर्टी है कि उसकी कितनी स्ट्रेच हो सकती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम इसकी एग्जांपल देते हैं, एक रबड़ है, ठीक है, कॉमन रबड़ बैंड होता है जिस तरह, वो रबड़ बैंड की क्या पावर है, कितनी एक्सटेंसिबिलिटी उसकी है, कितनी स्ट्रेच कर सकते हैं। आप स्ट्रेच करके छोड़ देंगे उसे। मसल टोन है कि आपने स्ट्रेच करके उसको मेंटेन किया हुआ है। समझ आ रही बात? यस सर। ठीक है, एक्सटेंसिबिलिटी उसकी पावर है कि कितनी एक्सटेंसिबिलिटी, कितनी वो स्ट्रेचेबिलिटी है, कितना वो हो सक, कितनी उसके अंदर एक्सटेंसिबिलिटी है, कितनी वो स्ट्रेचिंग हो सकती है। जबकि मसल टोन जो है वो है कि स्लाइटली उसको स्ट्रेच करके आपने मेंटेन किया हुआ है। उस ठीक है, पोजीशन वो पे होल्ड कर सकता है वो। जी, वो टोन मेंटेन हुई है, टोनस मेंटेन हुई, जिसकी वजह से स्लाइटली मसल्स कंट्रैक्टेड फॉर्म में रहते हैं। इस स्लाइट कंट्रैक्टेड फॉर्म की वजह से मसल्स की शेप मेंटेन है, हमारी बॉडी की शेप मेंटेन है, हमारी बॉडी का पोस्चर मेंटेन है। ठीक है, हर बंदे की अपनी अपनी शेप है, उसकी अपनी अपनी मसल टोन है। और कुछ ऐसे होते हैं, ऑब्वियसली हमारी जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो इसको इनर्वेट कर रहा है, जिस वजह से मसल्स की टोन मेंटेन हुई हुई है। इट डिपेंड्स ऑन कि कितना मसल को स्टिमुलेट किया जा रहा है। कुछ ऐसी डिजीजेस हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, जिसमें क्या होता है कि हाइपरटोनिया हो जाता है, टोन इंक्रीज कर जाती है। कुछ ऐसी डिजीज जिसमें उसकी जो डिस्चार्ज है वो कम है, हाइपोटोनिया हो जाता है। तो ये सीएनएस एग्जामिनेशन जब आप करते हैं, जब आगे जाके करेंगे प्रैक्टिकली क्लिनिकल फील्ड में, तो आप वहाँ पे टोन में करते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं कि मसल्स की टोन कैसी है पेशेंट की। अगर की मसल की टोन हाइपरटोनिया, कुछ ऐसी डिजीजेस हैं जिसमें हाइपरटोनिया हुआ होता है, और कुछ ऐसी डिजीज हैं जिसमें हाइपोटोनिया हुआ होता है। ठीक है, तो आगे जाके इसको देखेंगे। जी, किसी का नाम लो भाई। CR GR, मेरा ख्याल है मैं रैंडम खुद ही नाम लेना शुरू कर दिया करूं। बुशरा सलीम। जी बुशरा सलीम, जल्दी आओ बेटा। मैं नाम, मैं ये जो जो बच्चे आ रहे हैं मैं इनका नाम लिख रहा हूँ। एक जवार आया है, अभी तक जवार ही आया ना, और कौन था, रमीन थी, यस सर, मैं ही हूँ जवाब। और अब रहीम आया ही नहीं, है ना? आया था।
अच्छा यस सर। जी बुशरा आगे एब्सेंट है बुशरा नहीं है। मैं इस पे टाइम इसलिए इतना लगा रहा हूँ क्योंकि ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है एनलिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर। एब्सेंट है बुशरा नेक्स्ट नाम लो ये तो एब्सेंट है आज। सर मैं भी था। सर बुशरा का सर मुझे मैसेज आया है, वो कह रही है कि उसका माइक नहीं वर्क कर रहा। ये यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया वह मैं नहीं मानता इसे। आगे चलो नेक्स्ट नाम लो। भाई जल्दी करो। सर मेरा नाम भी लिख ले, मैं भी था। तुम्हारा नाम क्या है? फखर सर। हाँ फखर तेरा लिखा हुआ है भाई। मैं आंसर करूं? कौन हो तुम? तहजीब अली। तहजीब बोलो चलो। सर मसल्स की प्रॉपर्टीज, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, वो अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सटेंड कर सकते हैं, दे आर इलास्टिक, दे उसके अलावा फटीग, मतलब फटीग में जब एटीपी लॉस या एटीपी लो होती है मसल्स की तो दे आर इनेबल टू कॉन्ट्रैक्ट देम। उसके अलावा समेशन एंड एक्साइटेबिलिटी। ठीक है कुछ रह नहीं गया? एक्साइटेबिलिटी, कंट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, इलास्टिसिटी, रिफ्रैक्टरी पीरियड, मसल टोन, फॉर्मेशन, फटीग। ठीक है चलो। उसके बाद हमने देखा था जी, हमने लेयर्स की बात की थी। हमने कहा था सबसे पहले आउटर लेयर दैट इज एपिमाइजियम। उसके बाद एपिमाइजियम आउटर लेयर जो है, उसके बाद देखा गया था कि एपिमाइजियम आउटर कवरिंग जो आउटर बंडल है उसके अंदर छोटे छोटे बंडल्स हैं। जो एक बंडल है उसी कवरिंग को फेसिकुलस कहते हैं। उसकी एक बंडल को खोल के देखा गया तो उसमें और फर्दर बंडल में मिले। उस बंडल की जो कवरिंग थी आउटर, उसको ये जो इसके अंदर थी कवरिंग, उसको हमने कहा दिया था पेरीमाइजियम का नाम। फिर एक फेसिकुलस निकाला, उसकी आउटर का नाम था एंडोमाइजियम। फिर उसके अंदर फर्दर एक और बंडल निकला जिसमें से उस मसल फाइबर्स थे। मसल फाइबर्स की आउटर लेयर सार्कोलेमा थी। सार्कोलेमा से आगे जाके देखा तो मायोफाइब्रल्स थे। और मायोफाइब्रल्स के आगे मायोफिलामेंट्स में एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स थे। ये हम बात कर चुके हैं पहले। ठीक है आउटर लेयर एपिमाइजियम। एपिमाइजियम नर्व के अंदर भी नहीं, याद करो पढ़ा होगा ये। नर्व के अंदर क्या वर्ड था कोई बताएगा? ये 3 लेयर्स यही थी। न्यूरम, एपिन्यूरम। वेरी गुड। एपिन्यूरियम था, पेरिन्यूरियम था और एंडोन्यूरियम था। न्यूरियम, न्यूरियम रेफर्स टू नर्व, माइजियम मसल से है। ठीक है फिर ये हमने कर ली 3 लेयर्स, होल मसल फाइबर है। अच्छा जी अब थोड़ी सी कॉन्सेप्ट की बात करने लगे। मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट बताने लगा हूँ। ठीक है अब आपने थोड़ी सी चीजें विजुअलाइज करनी है। अब आप विजुअलाइज करें। अब हम मसल्स के अंदर जाके उसकी जो माइक्रो स्ट्रक्चर है बेसिकली उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और हम ये पेसेस समझेंगे कि ये स्ट्राइटेड अपीयरेंस कैसे आती है, ये स्ट्राइएशन आती हैं, डार्क बैंड लाइट बैंड का कॉन्सेप्ट है क्या। इसको मैं समझने के लिए मैं इसको इस तरह विजुअलाइज करता हूँ हमेशा कि मैं बिल्कुल विजुअलाइज कर रहा हूँ कि मैं एक नई दुनिया में आ गया। ठीक है आपने विजुअलाइज करना है कि आपको कुछ लिमिट चीजें ब्लरी नजर आ रही हैं और सडनली आप उनके पास जाके उनको ऑब्जर्व करेंगे कि वो है क्या। सो हमने एक कैमरा लगाया हुआ है मसल्स के अंदर और मसल्स के अंदर कैमरा वो शटल जो है वो मूव कर रहा है और वो वहां जाके ऑब्जर्व करके 2 चीजें पहले सबसे पहले नजर आ रही हैं मुझे। ठीक है आप भी देखने की कोशिश करो, आपको भी नजर आ जाएंगी। सबसे पहले 2 चीजें नजर आ रही हैं मुझे, वर्टिकल लाइंस नजर आ रही हैं और मुझे हॉरिजॉन्टल लाइंस नजर आ रही हैं। ठीक है मुझे क्या नजर आ रहा है? वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस नजर आ रही हैं। अब मैंने ये ऑब्जर्व करना शुरू किया कि वर्टिकल लाइंस जो हैं बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे, इक्वल पैटर्न पे मौजूद हैं और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस का पैटर्न है वो भी बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे मौजूद हो रहा है, इक्वी डिस्टेंस है। ठीक है तो अब ये है कि मैंने जाके ऑब्जर्व करना है फर्दर कि ये वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस की क्या स्टोरी चल रही है, व्हाट इज गोइंग ऑन। ठीक है सबसे पहले मैं गया जी वर्टिकल लाइंस के पास। सबसे पहले मैं वर्टिकल लाइंस के पास गया और वहां जाके ऑब्जर्व किया कि जो इसकी स्ट्रक्चर है इसको लेबल किया गया है, इसको लेबल किया गया है जी लाइंस। ठीक है ये जो वर्टिकल लाइंस मुझे नजर आ रही है इनको मैंने ऑब्जर्व किया है जी लाइंस। और फिर हॉरिजॉन्टल लाइंस भी मैंने ऑब्जर्व की।
वर्टिकल लाइंस एक तरह की ही थी, एक ही साइज की थी, ठीक है, उसमें कोई डिफरेंस मैं ये नहीं कह सकता कि कोई चौड़ी थी और एक को पतली, कोई ब्रॉड थी, कोई थिन थी, एक ही पैटर्न की वर्टिकल लाइंस मौजूद है। जबकि मैंने वहां पर जाकर ये ऑब्जर्व किया, ये मैंने डिफरेंस देखा कि जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस बहुत थिन हैं और कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस बहुत थिक हैं, ठीक है। अब मैंने फर्दर इसको स्टडी, मैंने कहा ये क्या पैटर्न है। अब तीन किस्म के मेरे माइंड में चीजें चल रही हैं, वर्टिकल लाइंस हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। वर्टिकल लाइंस सेम हैं, इक्वल पैटर्न की हैं, एक ही साइज की हैं, और हॉरिजॉन्टल लाइंस जो हैं वो दो तरह की हैं, कुछ थिक हैं कुछ थिन हैं, ठीक है। अब इसको फर्दर ऑब्जर्व किया गया तो देखा गया जी ये आपका स्ट्रक्चर था तकरीबन कि जो ब्लू वाली वर्टिकल लाइन थी जो कि इक्वल डिस्टेंस पे मौजूद थी और एक ही पैटर्न पे मौजूद थी, इनको मैंने लेबल कर दिया एज जी लाइंस, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल लाइंस जो कि मुझे नजर आई थी कुछ थिक कुछ थिन थी, उनको फर्दर मैंने ऑब्जर्व किया तो मैं देखा कि वो बिल्कुल पैटर्न्स में आ रही हैं, थिक थिन थिक थिन थिक थिन, इस तरह के पैटर्न से आ रही हैं। फिर मैंने फर्दर इसको ऑब्जर्व किया तो मैंने नोटिस किया कि जो थिन लाइंस हैं वो हॉरिजॉन्टल के लाइंस के साथ मिली हुई हैं, उनके साथ कनेक्टेड हैं, बड़ी स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं। और जो थिक लाइन थी वो इन बिटवीन दीज थिन लाइंस मौजूद हैं, लेकिन वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, वो भी कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स हैं, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स हैं जिसके साथ वो प्रोटीन्स अटैच हुई हैं, लेकिन डायरेक्टली अटैचमेंट नहीं हुई हुई। तो अभी तक मुझे यहाँ पर 4-5 बातें पता लगी। सबसे पहले बात ही पता लगी, जो वर्टिकल लाइंस हैं जो कि इक्वल डिस्टेंस पे मौजूद हैं और इक्वल साइज की हैं, इक्वल थिकनेस की हैं, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता कि कोई थिक है कोई थिन है, इसको मैंने लेबल कर दिया एज जी लाइंस। और फर्दर स्टडी पे मुझे ये पता लगा कि इन बिटवीन द टू जी लाइंस जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड एज सार्कोमियर, and this structure sarcomere is the structural and functional unit of the muscle। ये बात मुझे पता लग गई। फिर मैंने देखा जो थिन लाइंस थी जो कि जेड लाइंस के साथ एसोसिएटेड थी, कनेक्टेड थी, वो फिलामेंट्स जो थे उनका नाम था एक्टिन फिलामेंट्स। और वो फिलामेंट्स जो इन बिटवीन थिन लाइंस या इन बिटवीन द एक्टिन फिलामेंट्स मौजूद थे वो थे मायोसिन फिलामेंट्स, ठीक है। सो हमें यहां पर अब जो इंफॉर्मेशन मिली है इसको कुछ सम अप करे जी, किसी काम लो जी। सर मैं बताऊं? कौन हो आप? मोहम्मद जहान से। जी जी बताओ जहां से। सर ये जो वर्टिकल लाइंस हैं इनको जेड लाइंस कहते हैं, और इन दो मतलब बिटवीन जो है जेड लाइंस के बीच में जो है स्पेस, इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट। और ये जो है हॉरिजॉन्टल लाइंस है इनमें कुछ थिक है थिन है, जो थिन है उन्हें एक्टिन फिलामेंट कहते हैं और जो थिक है मायोसिन फिलामेंट कहते हैं। ठीक है, गुड। चलो अब ये देखो, ये स्ट्रक्चर हमारा सबसे पहले मसल है। मसल के अंदर आपको पता है लेयर्स थी, पेरीमाइजियम, एंडोमाइजियम, एपीमाइजियम। उनकी लेयर्स के बाद मसल फाइबर्स थे, मसल फाइबर्स के बाद हमने मायोफिलामेंट्स का एरिया निकाल दिया था। तो बेसिकली ये स्ट्रक्चर है जो कि आपका अंदर मायोफिलामेंट्स जो थे वो इस पैटर्न पे मौजूद हैं, जिसमें आप देख सकते हो कि ये आपकी जी लाइंस हैं, जी लाइंस हैं, बीच में ये थिन फिलामेंट्स हैं और बीच में ये थिक फिलामेंट्स हैं। जो थिन फिलामेंट्स हैं ये एक्टिन फिलामेंट्स हैं और जो थिक फिलामेंट्स हैं वो मायोसिन फिलामेंट्स हैं, और ये इस तरह इस पैटर्न पे मौजूद है। अब इसको अगर देखा जाए लॉन्ग टर्म में तो यही रीजन है, ये जो पैटर्न है यही रीजन है इसकी स्ट्राइएशन। ये देखो यहाँ पर स्ट्राइटेड अपीयरेंसेस आ रही हैं, कुछ डार्क एरियाज आ रहे हैं, कुछ लाइट एरियाज आ रहे हैं, कुछ डार्क एरियाज आ रहे हैं, कुछ लाइट एरियाज आ रहे हैं। तो ये डार्क लाइट जो एरियाज आ रहे हैं यही बेसिकली बेसिस हैं आपकी स्ट्राइएशंस की, स्ट्राइटेड अपीयरेंस की। और स्ट्राइटेड अपीयरेंस की अगर अंदर जाए माइक्रो लेवल पे तो ये हैं कि आपके मायोसिन फिलामेंट्स और एक्टिन फिलामेंट्स की जो अरेंजमेंट है, उनकी जो अलाइनमेंट है आपस में, उसकी वजह से रीजन है कि वो स्ट्राइटेड अपीयरेंस उनकी डेवलप हो रही है। अब हम इन फिलामेंट्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे ताकि इसको हम डिटेल में और डिस्कस कर स्टडी कर सकें, ठीक है।
ये कुछ डायग्राम है लेटेस्ट गाइडन में आपकी डली थी। मसल है, मसल फेसिकुलस है, मसल फाइबर के अंदर फिर आगे ये ए बैंड्स, आई बैंड्स, बैंड्स ये बनते हैं। तो ये क्वेश्चन एक दफा आया हुआ है जिसमें ड्रॉ एंड लेबल सार्कोमेर, ठीक है, ये क्वेश्चन नोट कर लें। एक दफा क्वेश्चन आया हुआ है ड्रॉ एंड लेबल सार्कोमेर एंड इलिस्ट चेंजेस इन सार्कोमेर ड्यूरिंग मसल कंट्रैक्शन। ये क्वेश्चन आया हुआ है यूएचएस में। तो ये ड्रॉ एंड लेबल आपको आना चाहिए जी। सबसे पहले मायोसिन फिलामेंट्स, इसको कोई पढ़ दे एक दफा। जीआर, जीआर आपको मेरी आवाज आ रही है? सर मैं पढ़ दूं? जी सर, आ रही मुझे है। आ रही है आवाज, या आप लोग जी सर। सोए हुए हो? नहीं सर, वो बायत वादा नौक देखने गया था। तुम तो देखने गए थे, तो बाकी बाकी क्लास कहाँ है? सर मैं पढ़ दूं? जी पढ़ो। कौन हो? सर मुस्तजाब। पढ़ो मुस्तजाब। Myosin filaments. Myosin molecule having molecular weight 4,80,000. Second point, there are 1,500 myosin filaments in a single myofibril. Third point, consists of 6 polypeptide chains, 2 heavy chains, and 4 light chains. Myosin molecule having head, neck, and tail. Cross bridges are formed. Flexible part of myosin is called hinge or central. Head of myosin contains ATPase enzyme. ठीक है, तो अब हमने मायोफिलामेंट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। मायोफिलामेंट्स दो तरह के थे, एक मायोसिन फिलामेंट था। मायोफिलामेंट्स दो तरह के हैं, एक मायोसिन फिलामेंट्स हैं और एक एक्टिन फिलामेंट्स। और हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि जो मायोसिन फिलामेंट्स थे वो थिक फिलामेंट्स हमें नजर आ रहे थे, जो हमने स्ट्रक्चर देखा था सार्कोमेर का, और एक्टिन फिलामेंट्स थे जो कि थिन फिलामेंट्स मौजूद थे सार्कोमेर के अंदर। तो मायोसिन फिलामेंट्स जो हैं ये तकरीबन एक जो मॉलिक्यूल होता है मायोसिन का अराउंड 4,00,000 मॉलिक्यूलर वेट होता है, और एक मायोफाइब्रिल के अंदर तकरीबन 300 मायोसिन फिलामेंट्स होते हैं। और कितने एक्टिन होते हैं जी आप? एक मायोफाइब्रिल के अंदर कितने एक्टिन फिलामेंट्स? 3,000। वेरी गुड। 3,000 एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं और 1,500 मायोसिन फिलामेंट्स होते हैं। अभी जो 1,500 मायोसिन फिलामेंट होते हैं, इसमें अगर देखा जाए तो एक जो मायोसिन फिलामेंट है उसके अंदर 6 पॉलीपेप्टाइड चेन्स मौजूद हैं, ठीक है। और 6 पॉलीपेप्टाइड चेन्स में 2 हैवी चेन्स हैं और 4 लाइट चेन्स हैं, ठीक है। 6 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं जिसमें से 2 हैवी चेन्स हैं और 4 लाइट चेन्स, ठीक है। अब ये हैवी चेन्स और लाइट चेन्स कर क्या रही हैं ये मैं भी आपको बताता हूँ। फिर इसका स्ट्रक्चर अगर देखा जाए मायोसिन मॉलिक्यूल का, इसका हेड, नेक, टेल होती है। इसका एग्जांपल इस तरह ही है जिस तरह आप अपना हाथ, अपना बाजू बिल्कुल आउटस्ट्रेच कर लो, और जो आपका हाथ है, आप फिंगर्स हैं, आपका पाम है, इट्स जस्ट लाइक द हेड, ठीक है। और आपकी जो रिस्ट है इट्स जस्ट लाइक द नेक, और आपका जो आर्म है, पूरा फोर आर्म है, इट्स जस्ट लाइक द टेल, ठीक। तो आपके ये जो आपने हाथ आउटस्ट्रेच किया हुआ है, यहाँ पर कहीं मूवमेंट हो सकती है? फिर हाथ स्ट्रेच कर, आउटस्ट्रेच करके रखना है बाजू, तो मूवमेंट कहाँ कर सकते हो? फिंगर्स हो रही है, और कहाँ हो रही है मूवमेंट? जी एल्बो। एल्बो, एल्बो आपने बिल्कुल सीधी रखनी है, एल्बो नहीं छेड़नी, एल्बो भी सीधी है। इसके अलावा एक रिस्ट पॉइंट बनता है, जो रिस्ट है वहां पर प्रॉपर मूवमेंट हो रही है ना, रिस्ट में आप कर सकते हैं मूवमेंट। जी, तो ये रिस्ट जो है, रिस्ट की मूवमेंट हो रही है, बेसिकली इट इज आपका जो नेक पार्ट है या हिंज पार्ट है, ठीक है। मायोसिन का जो स्ट्रक्चर होता है इट्स जस्ट लाइक कि आपका ये आर्म है, इसका जो है वो आपका हैंड है, और नेक जो हिंज है रिस्ट पोर्शन, और उसके बाद आपकी जो टेल है दैट इज योर आर्म या फोर आर्म। तो इसमें जो फ्लेक्सिबल पोर्शन होता है ये हिंज का पोर्शन होता है। जो फंक्शन होता है बिल्कुल ऐसा ही होता है जिस तरह अभी आपका हाथ करके देख रहे हो आप, ऐसे ये हाथ पकड़ेगा एक्टिन फिलामेंट को, उसको खींचेगा, ठीक है। मूवमेंट आपकी रिस्ट पे होगी, हिंज पोर्शन पे होगी, जो कि फ्लेक्सिबल पोर्शन है। अच्छा, उसके बाद दूसरा है कि सबसे जो एक्टिव पार्ट कौन सा? पूरे मायोसिन फिलामेंट के अंदर हमने डिफरेंट स्ट्रक्चर देख लिया, हेड है, बॉडी, नेक, हिंज, टेल है लेकिन इसमें जो एक्टिव पार्ट है, एक्टिव पोर्शन मायोसिन का, दैट इज द हेड। रीजन क्या है कि वहां पर एटीपीएज एंजाइम मौजूद है, ठीक है। एटीपीएज एंजाइम मौजूद है जिसकी वजह से क्या है कि वहां पर एटीपी मॉलिक्यूल जब आता है तो वहां पर उसकी क्लीविंग होती है। उस क्लीविंग की वजह से क्या होता है, वहां पर एनर्जी लिबरेट होती है, और वो एनर्जी यूज होती है फॉर मसल कंट्रैक्शन। ये देखें जी स्ट्रक्चर,
कितनी हैवी चेन्स थी और कितनी लाइट चेन्स थी? 2 हैवी 4 4 लाइट टू चेन्स 2 फोर हैवी चेन्स जी, अब दो हैवी चेन्स जो थी, 2 हैवी चेन्स जो हैं, इट इज फॉर्मिंग अ टेल. 2 हैवी चेन्स आर फॉर्मिंग अ टेल एंड 4 लाइट चेन्स, जिसमें से 2 लाइट चेन्स जो हैं वो एक हेड बना रही हैं और 2 लाइट चेन्स एक हेड बना रही हैं. 2 हेड होते हैं, ये देखो 2 हेड है. 2 हेड पे ये 2 आंखें नजर आ रही हैं. ये हेड की 2 आंखें नजर आ रही हैं को. यस सर. एक आंख है दैट इज द एटीपीएज एंजाइम एक्टिविटी साइट, और जो दूसरी आंख है दैट इज द आपकी जो एक्टिन बाइंडिंग साइट है. ठीक है, एक पे एंजाइमेटिक एक्टिविटी हो रही है और एक दूसरी साइट जो है दैट द कनेक्शन साइट. ये जाके एक्टिन के साथ मिलेगी जब कंट्रैक्शन होगी. तो आप ये 2 साइट्स याद रखनी है. इसमें एक साइड का मैंने नाम इज द एटीपीएज एंजाइम एक्टिविटी, और इसकी वजह जो मायोसिन का हेड है दैट इज द एक्टिव पार्ट ऑफ द मायोसिन. ठीक है जी, कोई जरा आप ही रिवाइज करा दो, ये मायोसिन फिलामेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे दें हमें जरा, क्या क्या है, रिवाइज करा दो. एक मायोवेल में 1500 मायोसिन फिलामेंट्स होते हैं. ये हमारे पास थिक मायोफिलामेंट्स होते हैं और इनके 3 पार्ट्स होते हैं, टेल, हेड एंड नेक. टेल बनती है इनकी 2 हैवी चेन से और हेड इनके 2 ग्लोबुलर हेड्स होते हैं, वो 2 बनते हैं 2 लाइट चेन से, हेंस 4 लाइट चेन्स. फिर एक नेक होती है जो हमारे पास मोस्ट फ्लेक्सिबल पार्ट है जिसको हम हिंज रीजन भी कहते हैं, और हेड जो होता है वो मोस्ट एक्टिव पार्ट ऑफ मायोसिन फिलामेंट एज इट कंटेन्स एटीपी बाइंडिंग साइट एंड एटीपी एक्टिविटी. और फिर हेड पे, दोनों हेड्स पे इनकी 2 साइट्स होती हैं, एक एटीपी के लिए होती है, एटीपीएज एक्टिविटी के लिए, और एक एक्टिन के साथ बाइंड करने के लिए होती है. चलो जी, गुड, शाबाश. ठीक है, ये आप एक और एक डायग्राम देख सकते हैं. इसको अक्सर लोग कंसिडर करते हैं, कोई कहता है बिल्कुल इसकी स्ट्रक्चर ऐसा है जस्ट लाइक अ हॉकी. ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली हॉकी तो बिल्कुल रिजिड होती है. लेकिन इसको मैं तो एग्जांपल इसकी हमेशा इस तरह देता हूँ कि जिस तरह आपका हाथ है बिल्कुल, इसको बाद आप निकालें, आउट स्ट्रेच करें, और जो आपका पोर्शन है हैंड वाला दैट इज द हेड पोर्शन, और उसके नेक है, हिंज है, दैट इज अ फ्लेक्सिबल पोर्शन, रिस्ट पोर्शन, एंड द आर्म और फोर आर्म इज द टेल पोर्शन. ठीक है, ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये लाइट चेन से हेड बन रहे हैं और ये 2 साइड्स आपको नजर आ रही होंगी. एक साइड है फॉर द एटीपीएज एंजाइम एक्टिविटी और एक साइड है फॉर कनेक्शन, मायोसिन कनेक्शन साइट टू द एक्टिन फिलामेंट. ठीक है, सो ये मायोसिन की स्ट्रक्चर, मायोसिन का स्ट्रक्चर सबको क्लियर है जी? मायोसिन का स्ट्रक्चर सबको क्लियर हो गया है कि कंफ्यूजन है कोई? यस सर और नो सर. अब ये 2 बातें बता लगी हैं, क्या है भाई? यस सर का क्या हुआ, नो सर का क्या मतलब है? नहीं है कंफ्यूजन, कोई नहीं कंफ्यूजन नहीं है, क्लियर हो गया. बिल्कुल क्लियर हो गया है. अच्छा, आगे आता है जी एक्टिन फिलामेंट. जी एक्टिन फिलामेंट, इसको भी रीड करो. So there are 1,000 actin filaments in a single myofibril composed of double-stranded effectin tropomyosin, troponin 1 affinity for actin, troponin T affinity for tropomyosin, troponin C affinity for calcium. 4 calcium molecules bind to 1 troponin C molecule. अच्छा, बेसिकली होता ये है कि मैं आपको बता दूं कि अराउंड 3000 एक्टिन फिलामेंट्स मौजूद होते हैं. ये तो हम पढ़ चुके हैं. मायोसिन 1500 होते थे और एक्टिन फिलामेंट 3000 है इन अ सिंगल मायोफाइबर. अब ये एक्टिन फिलामेंट जो है बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर थोड़ा सा बनाया नहीं. इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हम जरा देखते हैं क्योंकि ये इसमें बहुत डिफरेंट वेरिएशंस हैं. ठीक है, होता ये है कि रॉ फॉर्म में एक जी एक्टिन मॉलिक्यूल होता है, रॉ फॉर्म में जी एक्टिन मॉलिक्यूल बनता है, उसकी जी एक्टिन मॉलिक्यूल पॉलीमराइजेशन होती है. पॉलीमराइजेशन के रिजल्ट में एफ एक्टिन मॉलिक्यूल जनरेट होता है. ठीक है, और एफ एक्टिन जो मॉलिक्यूल होता है इसका डबल स्ट्रैंड बनता है. ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड एफ एक्टिन मॉलिक्यूल बनता है. ठीक है, सबसे पहले एक्टिन में याद रखना कि जी एक्टिन मॉलिक्यूल होता है, उसकी पॉलीमराइजेशन होती है, उस पॉलीमराइजेशन के रिजल्ट में एफ एक्टिन मॉलिक्यूल बनता है और एफ एक्टिन मॉलिक्यूल के फिर आगे डबल स्ट्रैंड्स बनते हैं. फिर इसके साथ एसोसिएटेड 2 और फिलामेंट्स भी हैं. एक का नाम है ट्रोपोमायोसिन और एक का नाम है ट्रोपोनिन.
ठीक है, इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये मैं आपको समझा दूं कि मायोसिन फिलामेंट के ऊपर भी कोई एक एक्टिव साइट मौजूद है और एक्टिन फिलामेंट के ऊपर भी एक एक्टिव साइट मौजूद है। एक्चुअली जब कंट्रैक्शन होनी है तो दोनों एक्टिव साइट्स ने मिलना है, दोनों एक्टिव साइट्स जब मिलेंगे तो कंट्रैक्शन होगी। नेचर ने काम क्या किया कि हमारे जो मसल्स हमारे कंट्रोल में हैं, ठीक है, वो कंट्रोल यही है कि जब एक्टिव साइट्स, क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, दोनों साइट्स एक्सपोज होंगी कि एक कवर्ड होगी? जी, अरे कवर्ड होगी। अगर एक कवर्ड ना होती तो फिर क्या होता? वो बाइंड कर ही रखते। अगर कॉन्टिन्यूस कंट्रैक्शन होती रहनी थी, कॉन्टिन्यूस कंट्रैक्शन होती रहनी, कोई रोक टोक ही नहीं होनी थी, एक्टिव साइट्स मिलती रहती और कंट्रैक्शन कंटिन्यू रहती। ऐसे तो नहीं होता। किसी ने ऐसा सिग्नल बनाया कि एक सिग्नल आएगा, कोई एक हमें स्टिमुलस मिलेगा जिसके में क्या होगा, वो एक दफा कोई सिस्टम ऐसे अनलॉक होगा और वो सिस्टम लॉक होगा जिसकी वजह से क्या होगा, कंट्रैक्शन हो जाएगी। और जब वो एक कंट्रैक्शन हो जाएगी तो उसके बाद दूसरी कंट्रैक्शन के लिए दोबारा नया स्टिमुलस रिकॉर्ड होगा। ठीक है, और ये सारी मैकेनिज्म को डिफाइनिंग पॉइंट जो है वो एक्टिन को ये पावर दी गई है। एक्टिन के अंदर स्पेशलाइज्ड जो उसकी एक्टिव साइट्स हैं जिनको हम एडीपी मॉलिक्यूल्स कहते हैं, ये बात याद रखना, एक्टिन फिलामेंट्स पे जो उसकी एक्टिव साइट्स हैं उनको एडीपी कहते हैं। मायोसिन की जो एक्टिव साइट है उसका हेड है बिकॉज़ ऑफ इट्स एटीपीएज एक्टिविटी। सो मायोसिन का हेड और एडीपी ने जब मिलना है तो कंट्रैक्शन होनी है। ठीक है, और हमें यहां पर ये पता लग रहा है कि जो मायोसिन का हेड है वो तो हर वक्त रेडी है, उसको तो कोई अनकवरिंग वाला फिनोमेना रखा ही नहीं हुआ था उसके पास। हमने जो उसका स्ट्रक्चर पढ़ा है, उसके एक्टिव साइट्स जो थी वो ऑलरेडी ओपन है, एक्सपोज्ड है। सो नेचर ने क्या किया, एक्टिन की जो एक्टिव साइट्स थी उनको कवर करके उनको छुपा लिया, और जब सिग्नल मिलेगा तब वो एक्टिव साइट्स बाहर आएंगी, एक्सपोज होंगी, जिसकी वजह से मायोसिन का हेड और वो एक्टिव साइट्स दोनों मिलेंगे, जिसके रिजल्ट में एक दफा कंट्रैक्शन हो जाएगी। सो याद रखना कि जिसने चीज को छुपाया हुआ है या जिसने इंसुलेट किया हुआ है, जिस तरह हमारी एक वायर होती है, उस वायर को इंसुलेट किया हुआ है बाहर प्लास्टिक ने, ओपन वायर को अगर पकड़ेंगे तो करंट लगता शुरू हो जाएगा। तो इस तरह ये जो वायर है आपकी एडीपी की, एडीपी उस पे एक्टिव साइट्स हैं, इसको इंसुलेट करके रखा हुआ है, दैट इज द ट्रोपोमायोसिन मॉलिक्यूल। और ट्रोपोमायोसिन मॉलिक्यूल के ऊपर एक स्पेशलाइज्ड बटन लगा हुआ है जिसको कहते हैं हम ट्रोपोनिन। सो अभी कॉम्प्लेक्स ने काम करना है पूरा, जिसको कहते हैं ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन एक्टिन कॉम्प्लेक्स। ये पूरा कॉम्प्लेक्स काम कर रहा है। ऑब्वियसली इसमें आप कॉमन हमारी यही कहती है कि इस कॉम्प्लेक्स को कोई चीज एक्टिवेट करेगी, इस कॉम्प्लेक्स को कोई चीज जब एक्टिवेट करेगी तो उसके रिजल्ट में क्या होगा कि वो जो एक्टिव साइट्स हैं वो एक्सपोज हो जाएंगी। एक्सपोज क्या करेंगी, मायोसिन के हेड के साथ कनेक्ट करेंगी, मायोसिन के साथ हेड से कनेक्ट करेंगी तो कंट्रैक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो है आपका इंसुलेशन फिनोमेना जो है एक्टिव एलिमेंट्स के साथ अवेलेबल है, जिसके रिजल्ट में क्या होता है, उसका पर्पस ये है कि हर वक्त वो कंट्रैक्शन स्टेट या रिलैक्सिंग स्टेट उसमें ना जाए। वो जब रिक्वायर्ड होगी, जब हमें कहा जाएगा भागो तो हम तभी भाग रहे हैं, जब हमें कहा जाएगा हम वॉक कर रहे हैं तो तभी हम वॉक रहे हैं। हम कभी ऐसे तो नहीं हुआ लेटे लेटे आप लोग चलना शुरू हो जाओ हवा में। ठीक है, तो क्या है, जब हमें स्टिमुलस मिलेगा किसी चीज को करने का तब वो ट्रिगर होगा, जब एक उसका पाथवे एक्टिवेट होगा, जिसके रिजल्ट में क्या होगा, जो एक्टिन फिलामेंट्स हैं वो एक्टिव हो जाएंगे, उनकी एक्टिवेशन हो जाएगी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो एक्सपोजर हो रहा है एक्टिव साइट्स का टुवर्ड्स हेड, मैं ये कह सकता हूँ इट इज द एक्टिवेशन ऑफ एक्टिन फिलामेंट्स। तो यूजुअली इनएक्टिवेटेड फॉर्म में एक्टिन फिलामेंट्स मौजूद होते हैं। जब स्टिमुलेशन मिलती है, ट्रिगर मिलता है, तो उसके बाद वो जो एक्टिव साइट्स हैं वो एक्सपोज होती हैं। ये जो एक्टिन ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स है उसमें कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस आती हैं, जिसके रिजल्ट में एक्टिव साइट्स जो होती हैं वो एक्सपोज हो जाती हैं टुवर्ड्स द मायोसिन। सो डबल स्टैंडर्ड एफेक्टिन मॉलिक्यूल है, उसके ऊपर एडीपी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो स्पेशलाइज्ड की एक्टिव साइट्स हैं, इनको कवर किया हुआ है ट्रोपोमायोसिन ने, और ट्रोपोमायोसिन के साथ ऊपर एक स्पेशलाइज्ड बटन मौजूद है, दैट इज द ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन का काम क्या है, ट्रोपोनिन के 3 पार्ट होते हैं, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी एंड ट्रोपोनिन सी। ट्रोपोनिन ई जो है इसका कनेक्शन जा रहा है एक्टिन को, ये उसको सपोर्ट कर रहा है। ट्रोपोनिन टी जो है ये कनेक्ट हुई है ट्रोपोमायोसिन के साथ, और सिर्फ एक उसका जो बटन है ट्रोपोनिन सी वो वहां पर पड़ा हुआ है और वो वेट कर रहा है कैल्शियम का।
सो मैं ये कह सकता हूँ कि जो रेट लिमिटिंग है दैट इज एक्टिवेशन पॉइंट या ट्रिगर या फ्लैश पॉइंट इन मसल कंट्रैक्शन, दैट इज द रोल ऑफ कैल्शियम। जब ट्रोपोनिन सी पे कैल्शियम आके अटैच होती है तो उसके रिजल्ट में क्या होता है, ट्रोपोनिन ट्रोपोमायसिन कॉम्प्लेक्स में कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस आती हैं, जिसके रिजल्ट में जो एक्टिव साइट्स हैं एडीपी की वो एक्सपोज हो जाती हैं टुवर्ड्स द मायोसिन हेड, जिसके रिजल्ट में कंट्रैक्शन स्टार्ट होती है। तो एक दफा ये सवाल आया हुआ था, एमसीक्यू आया हुआ है कि एक ट्रोपोनिन सी मॉलिक्यूल पे कितने कैल्शियम के मॉलिक्यूल बाइंड कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए 4 कैल्शियम मॉलिक्यूल बाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने एक किस्म का आपको भी सारा कॉन्सेप्ट ही दे दिया इस स्लाइड में, लेकिन चलो हम आगे करते हैं, देखते हैं। यहां तक समझ आ गई है सबको? यस सर। ठीक है जी, ठीक है। सो ये आप देख सकते हो, ये मुझे बता दूं, एक्सप्लेन कर दे, ये ब्लू पर्पल वाला पार्ट क्या है, ब्लू क्या है, येलो क्या है, रेड क्या है? जी कोई बताओ भाई नाम। यस सर। सर मैं बताऊं? जी बोलो बोलो बेटा। फाइजा। फाइजा। जी जी बोलो। सर ये जो पर्पल कलर के जी एक्टिन के मोनोमर हैं, जिन्होंने मतलब के पॉलीमराइज हो एफ एक्टिन के स्ट्रैंड बना दिए हैं। अच्छा। उसके बाद ये जो blue वाली ये ट्रोपोमायोसिन है हमारे पास। ट्रोपोमायोसिन के ऊपर मतलब के 3 वो ट्रोपोनिन है जिसकी 3 बाइंडिंग साइट्स होती हैं फॉर कैल्शियम, फॉर ट्रोपोमायोसिन और फॉर एक्टिन। फॉर ट्रोपोनिन, ट्रोपो एक एक्टिन के लिए होती है, ट्रोपोनिन टी ये होती है ट्रोपोमायोसिन के लिए, और एक कैल्शियम के लिए होती है। येलो डॉट्स के नजर आ रहे हैं, येलो डॉट्स, ये येलो, ये क्या है? येलो एडीपी। एक्टिन की एक्टिव साइट्स हैं एडीपी। ठीक है, और आप देखोगे एडीपी को किसने कवर कर रखा है? ऑलमोस्ट ट्रोपोमायोसिन के मॉलिक्यूल ने कवर करके रखा है। ठीक है, तो जब इसमें जब चेंजेस आएंगी तो फिर ये एक्सपोज हो जाएंगी एक्टिव साइट्स टुवर्ड्स मायोसिन हेड। जी इसको पढ़ दो भाई। अब हमने पीछे जो सारा पढ़ चुके हैं, जो कॉन्सेप्ट लिया इसको एक बार रीड करना चाह रहे हैं, कौन करेगा? सर मैं कर देती हूँ। जी बेटा करो जिससे पढ़। 2 F actin strands are coiled into helix. Each strand of F actin is composed of polymerized G actin molecule. One ADP molecule is attached to each G actin molecule. The ADP molecule are considered to be the active sites of the actin filament. ठीक है, आगे। Tropomyosin molecule. The actin filament also contains another protein, tropomyosin. Each molecule of tropomyosin has molecular weight 70,000 and has a length of 14 nanometers. These molecules wrap spirally around the sides of the F-actin helix. In the resting state, the tropomyosin molecule lie on the top of the active sites of the actin strand, so that the action cannot occur between the actin and myosin filaments. Close contraction. Contraction occurs only when an appropriate signal causes a conformation change in tropomyosin that uncovers active sites on the actin molecule and initiate contraction. Each tropomyosin covers about 7 active sites of actin filament. सो हमें यहाँ पर जो चीज़ें पता लगी कि हमें जो ट्रोपोमायोसिन मॉलिक्यूल्स हैं, इसने ये आपकी जो एक्टिव साइट्स हैं एडीपी मॉलिक्यूल्स उनको कवर करके रखते हैं, और जब ये इसमें कंट्रैक्शन होनी होती है तो यूजुअली क्या होता है, ये ट्रोपोमायोसिन अनकवर करते हैं एक्टिव साइट्स को। एक्टिव साइट्स कौन सी हैं? एडीपी मॉलिक्यूल्स हैं। और एक और एमसीक्यू यहाँ पर आया हुआ एक दफा कि एक ट्रोपोमायोसिन मॉलिक्यूल कितनी एक्टिव साइट्स को कवर करके रखता है? एक ट्रोपोमायोसिन मॉलिक्यूल कितनी एक्टिव साइट्स को? इसमें ऑप्शन थी 1 2 3 4 7 जो भी थी। तो यूजुअली लोगों ने क्या किया, एक को कनेक्ट किया कि एक ट्रोपोमायोसिन मॉलिक्यूल एक को ही कनेक्ट किया, हालांकि इसका आंसर था 7 एक्टिव साइट्स। एक ट्रोपोमायोसिन मॉलिक्यूल 7 एक्टिव साइट्स को कवर करके रखता है। ठीक है, और एक ट्रोपोनिन सी के ऊपर 4 कैल्शियम बाइंडिंग साइट्स होती हैं। 4 कैल्शियम मॉलिक्यूल एक ट्रोपोनिन सी के ऊपर लग सकते हैं। ये 2 एमसीक्यूज हैं यार ना, 4 और 7। 4 कैल्शियम के लिए और 7 एक्टिव साइट्स ट्रोपोमायोसिन कवर करके रखता है एक्टिव फिलामेंट की। ठीक है, फिर आ गया ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन मैंने आपको बता दिया है, ये ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स में 3 पार्ट होते हैं, ट्रोपोनिन आई टी सी। ट्रोपोनिन आई शोज अफिनिटी फॉर एक्टिन, ट्रोपोनिन टी शोज अफिनिटी फॉर ट्रोपोमायोसिन, एंड ट्रोपोनिन सी शोज अफिनिटी फॉर कैल्शियम।
ठीक है जी। जी हादिया वकास है यहाँ पर? जी सर। बेटा ये जरा रिवाइज करा दें हमें काइंडली, ये सारा जो हमने पढ़ा है एक्टिन और मायोसिन मॉलिक्यूल्स। दोनों। चलो पहले मायोसिन आप करो, मायोसिन शाबाश। मैंने मायोसिन कर दो। सर मायोसिन जो होते हैं अबाउट 1500 मायोसिन के फिलामेंट्स हमारे पास होते हैं। इसके अंदर 2 हैवी चेन्स होते हैं, साथ में एक हेड होता है और हेड के ऊपर हमारी 4 लाइट चेन्स होते हैं। और यहाँ पे इसके एक नेक का रीजन होता है जिसे आप हेड कहते हैं और वो मोस्ट फ्लेक्सिबल रीजन होता है। इसके ऊपर एक एक्टिन बाइंडिंग साइट होती है और एक ATPase साइट होती है। और इसके ये जो है ये लिंक भी करते हैं एक्टिन के साथ ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है। हमजा इरफान। हमजा इरफान। Yes, sir. जी बेटा टेल मी अबाउट एक्टिन फिलामेंट्स। सर आज स्किप कर दें। व्हाई? अभी मैंने Sir, इतना लंबा बोला है, आपको नहीं समझ आया? हाँ? तो थोड़ी सी आज हिम्मत कम हो गई है। हिम्मत कम हो गई है? नहीं अभी मैंने जो इतना बोला है आपको नहीं समझ आया? नहीं सर समझ तो आया सर। अच्छा चलो मैं फिर कुछ क्वेश्चंस कर लेता हूँ आपसे, वो मुझे जवाब दे दो ताकि आपको कम बोलना पड़े, मैं बोल लेता हूँ ज्यादा। ठीक है? ये ठीक है? यस सर। अच्छा चलो मुझे बताओ ट्रोपोमाइसिन के कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कितने, एक मॉलिक्यूल कितनी एक्टिव साइट्स को कवर करता है? सर वो 7 एक्टिन को कवर करता है। 7 एक्टिन को, एक्टिन को कवर करता है कि एक्टिव साइट्स को कवर करता है? सर एक्टिव साइट्स को कवर करता है। कौन सी एक्टिव साइट्स होती हैं? सर जो एक्टिन के जी मॉलिक्यूल्स पे होती हैं, जी एक्टिन क्या के जो क्या नाम का? सर वो ADP नाम होता है उनका। क्या होता है? सर ADP। ADP। अच्छा चलो मुझे बताओ ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल की कितनी टाइप्स होती हैं? सर टाइप्स या उसकी जो बाइंडिंग होती है? उसकी बाइंडिंग क्या क्या, उसके साइट्स कौन कौन सी हैं? सर वो कैल्शियम से बाइंड करते हैं, 4 कैल्शियम मॉलिक्यूल्स है। कौन सी साइट, क्या नाम होता है, टाइप क्या है ट्रोपोनिन की, कौन सी सब क्लासिफिकेशन है? सर सोचना पड़ेगा। सहरी की थी तुमने? रोजा है तुम्हारा हमजा? जी सर। सहरी की थी आपने? सर की सर वो पानी थोड़ा सा कम पी लिया आज। अच्छा डिहाइड्रेशन हो जाएगी तुम्हें, अब क्या होगा फिर? सर अभी लग तो तो सुबह यही का टाइम है, अभी तो 8 घंटे पड़े हैं अभी तो। सर सलाह हिम्मत देंगे तो फिर हम कर लेंगे कुछ ना कुछ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलो आप रेस्ट करो ठीक है? थैंक यू सर। चलो आगे जी कौन है? जी कोई और है जिसने बोलना है? लाइबा अशरफ। मैं बताऊं? सबर करो लाइबा अशरफ। जी सर। जी एक्टिन के बारे में बताएं सारा, एक्सप्लेन करो शाबा जल्दी से। जल्दी करो। नहीं है, नहीं आता? याद नहीं आ रहा। चलो मैं तो 6 महीने पहले बताया था ना बेटे, इसलिए याद नहीं आ रहा। आज बुशा एब्सेंट है और लाइबा एब्सेंट है। अच्छा जी आगे चलते हैं। मिनाल मुस्तफा। Yes, sir. टेल मी अबाउट एक्टिन। The actin filaments are, एक minute, sorry. Actin filaments are thin filaments, and 2 actin filaments are enrolled together to form globular chain, and they have active site that contain ADP molecules. अच्छा फिर? So then comes the tropomyosin molecule that are present over the affected molecules, and they also contain troponin molecules at regular intervals. तुम पहले कुश्ती कर लो राम साहब के साथ। सर वो आवाज नहीं आ रही है सही से। जी मुदस्सिर हबीब है यहाँ पर?
मुदस्सिर हबीब। हेलो, आवाज आ रही है सर? ठीक है बेटा, थैंक यू। मुदस्सिर हबीब जी यस बेटा सर। बताओ जल्दी से एक्टिन, शाबाश। एक्टिन सर 3000 एक्टिन फिलामेंट्स होती हैं एक सिंगल मायोफिब्रिल में, अच्छा। और ये डबल स्ट्रैंडेड एफेक्टिन से, ट्रोपोनिन से और ट्रोपोनिन से मिलकर बना होता है। अच्छा, और फिर आगे? एटीपी मॉलिक्यूल्स पढ़े थे हमने, एक्टिव साइट्स होती हैं वो। अच्छा, वो 7 साइट्स कवर करते हैं एक ट्रोपोमायोसिन। ठीक है। और ट्रोपोनिन सी पे क्या काम करता है, क्या लगता है ट्रोपोनिन सी पे? वो कैल्शियम के लिए सर होता है, कितने कैल्शियम मॉलिक्यूल फिनिटी लग होती सकते हैं, कितने मॉलिक्यूल लगते है। हैं? 4 कैल्शियम मॉलिक्यूल्स एक ट्रोपोनिन। चलो ठीक है, थैंक यू। वेलकम सर। सो एक्टिन फिलामेंट्स में मैं एक दफा रिवाइज करा दूं, डबल स्ट्रैंडेड एफेक्टिन मॉलिक्यूल होते हैं, ट्रोपोमायोसिन होता है, ट्रोपोनिन होता है। ट्रोपोनिन के 3 टाइप्स हैं, ट्रोपोनिन आई, टी, सी। ट्रोपोनिन आई शोज अफिनिटी फॉर एक्टिन, ट्रोपोनिन टी शोज अफिनिटी फॉर ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन सी शोज अफिनिटी फॉर कैल्शियम, एंड 4 कैल्शियम मॉलिक्यूल्स बाइंड टू 1 ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो पर्पल वाले हैं दैट इज एफेक्टिन डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल्स। ये येलो डॉट्स दीज आर एडीपी एक्टिव साइट्स व्हिच आर कवर्ड बाय ट्रोपोमायोसिन, and tropomyosin covers one molecule. Tropomyosin covers 7 active sites of ADP, and this is troponin molecule. Troponin molecule has 3 parts. Troponin I shows affinity with actin, troponin T shows affinity with tropomyosin, and troponin C is waiting for calcium get activated. ठीक है, जब कैल्शियम इस पे लगता है तो इस पे कॉन्फर्मेशन चल जाती है, जिसकी वजह से जो एक्टिव साइट्स हैं ADP की वो एक्सपोज हो जाती हैं टुवर्ड्स अटैचमेंट ऑफ द एक्टिव साइट्स ऑफ मायोसिन। ठीक है जी, ये आप देख सकते हो कि ये एक्टिन मॉलिक्यूल्स हैं जी। सर ये जो एफ एक्टिन चेन्स होती हैं, 2 जो ट्विस्टेड होते हैं, उनके हाँ, हर ट्विस्ट से पहले जो 7 एक्टिव साइट्स होती हैं उन पर ट्रोपोमायोसिन ने ये आप मतलब देखो बाइंड नहीं, करना होता हर मॉलिक्यूल के ऊपर हर मॉलिक्यूल के ऊपर एक एक्टिव साइट है, हर मॉलिक्यूल पर एक एक्टिव साइट है। तो ये 7 मॉलिक्यूल्स जो होंगे, 7 एक्टिव साइट्स होंगी, उसको एक ट्रोपोमायोसिन मॉलिक्यूल ने कवर किया हुआ। ये देख लो, इस पिक्चर में बहुत क्लियर नजर आ रहा है। ठीक है, एक मॉलिक्यूल ने 7 एक्टिव साइट्स को कवर करके रखा हुआ है, और जब वो कवरिंग हो रही होती है उसकी एंड पे, टर्मिनल एंड पे आपका ट्रोपोनिन का मॉलिक्यूल अटैच हुआ होता है। क्या आपकी एक्टिव साइट्स कवर्ड हैं, एक्सपोज नहीं हो रही हैं, ठीक, उनको इंसुलेट करके रखा हुआ है। हर मॉलिक्यूल के ऊपर एक्टिव साइट मौजूद है जो कि ADP मॉलिक्यूल्स हैं, और ADP मॉलिक्यूल ट्रोपोमायोसिन ने कवर करके रखा हुआ है, उसको एक्सपोजर से बचा रहे हैं। और साथ आप देखोगे आपका ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल के 3 पार्ट्स हैं, ट्रोपोनिन I, T एंड C। ठीक है, मतलब सर ट्रोपोमायोसिन कंटिन्यूस होता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में होता है, हर मॉलिक्यूल 7 को मैं कवर बता रहा हूँ करता उसका है। मॉलिक्यूल हैं उसकी, ये देखो ना उसकी स्पेसिफिक, आप देख सकते हो कि 40 नैनोमीटर लेंथ है। अब पूरे मसल के अंदर तो नहीं वो एक मॉलिक्यूल फिर सकता, उसमें डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे। जो 40 नैनोमीटर के पॉइंट है वो एक जितना उसकी कवरिंग है, पावर है, कैपेसिटी है, जितना 7 एक्टिव साइट्स की कैपेसिटी उसको कवर करेगा। और 7 कवर करने के बाद हर जगह पर इंटरवल में ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। देखो ये तो नहीं है कि मैं कह लूं कि एक ही मॉलिक्यूल आया और वो पूरा फैल रहा है। आप देखो कि हर इंटरवल पे ट्रोपोनिन मौजूद है। इट मींस कि एक ट्रोपोनिन और एक ट्रोपोनिन के बीच में एक ट्रोपोमायोसिन मॉलिक्यूल मौजूद है। ये भी हम कह सकते हैं इजीली, आपको इससे समझ आ जाएगी। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, उसके बाद आए तो ये आप देख सकते हो कि ये आपके ऊपर ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल है पर्पल वाला, और ये नीचे क्या है, मायोसिन मॉलिक्यूल्स हैं। और ये सिस्टम मैंने बात की थी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वाली, कि ये आपकी जो वर्टिकल लाइंस थी जेड लाइंस थी, और जेड लाइंस के साथ एसोसिएटेड थी जो कि वो एक्टिन फिलामेंट थे। और एक्टिन फिलामेंट ये डबल स्ट्रैंडेड एफेक्टिन मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं, बीच में ट्रोपोमायोसिन आपको नजर नहीं आ रहा। यहाँ पर इसको अगर मैग्नीफाई करके देखें तो नजर आ रहा है ट्रोपोमायोसिन है और ट्रोपोनिन है। ये सारी अरेंजमेंट यहाँ पर है, और नीचे यहाँ पर जी हेड मायोसिन के, और ये कॉन्टिन्यूसली वेट कर रहे हैं कि कैसे जैसे ही एक्सपोज हो, एक्टिव साइट एक्सपोज हो, हम उसके साथ कनेक्ट कर लें, बिकॉज ऑटोमेटिकली वहां पर एक ATP मॉलिक्यूल क्लीव करके वहां एनर्जी पड़ी हुई है। ATPase एंजाइम वहां पर मौजूद है और ATP मॉलिक्यूल वहां मौजूद है, एंड देयर कॉन्टिन्यूसली वेटिंग कि वहां पर कब एक्सपोजर हो, कब वहां से सिग्नल आए और एक्टिव साइट्स, एक्टिन फिलामेंट की जो एक्टिव साइट्स हैं ADP वो एक्सपोज हो, और हम उनके साथ कनेक्ट करके उनको पुल करें, इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाए। तो ये अरेंजमेंट आप देख सकते हो कि ये अरेंजमेंट मौजूद है, जिसमें ये वर्टिकल लाइंस तो ये हैं, और हॉरिजॉन्टल लाइंस में 2 पोर्शन थे, एक थिन था और एक
था, जो थिन था, दैट इज द एक्टिव एक्टिन साइट, और जो थिक थे सेंट्रल में, दीज आर द मायोसिन फिलामेंट्स। और मायोसिन फिलामेंट्स के बंडल्स यहाँ मौजूद हैं। और यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पर हेड्स, इतने ज्यादा हेड्स मौजूद हैं और कॉन्टिन्यूसली हर एक्टिव के लिए हेड मौजूद है जो कि वेट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें हम आते हैं लाइट बैंड और डार्क बैंड। अब ये स्ट्राइशंस क्यों आ रही थी, अभी हमने यहाँ पर जिक्र किया कि एक्टिन जेड लाइन्स हैं, एक्टिन हैं, तो जी इसको पढ़ दो, लाइट बैंड क्यों, लाइट बैंड क्या होता है, इसकी तरह प्रॉपर्टीज पहले पढ़ लें बिफोर गोइंग थ्रू द मॉलिक्यूलर मसल कंट्रैक्शन। जी So light band contains only actin filaments isotropic to polarized light. End of actin filaments are attached to points called Z discs or Z lines. These Z lines are attached to plasma membrane by protein called desmin. ठीक है, सो क्या हुआ जी, ओनली एक्टिन फिलामेंट्स, लाइट बैंड। अब आप ये देखोगे यहाँ पर एक स्पेशलाइज्ड एरिया बन रहा है, ये एरिया बन रहा है, मैं यहाँ पर कहता हूँ कि ये जो एरिया आ रहा है, ये तो यहाँ पर सिर्फ थिन फिलामेंट्स हैं, और ये एरिया ऐसा आ रहा है जिसमें थिक और थिन दोनों मौजूद हैं, और बीच में एक एरिया आ रहा है जिसमें कौन है, सिर्फ थिक फिलामेंट्स मौजूद हैं। सो हम ये कह सकते हैं कि सालमेर के अंदर तीन पोर्शंस मुझे नजर आ रहे हैं अपेरेंटली। एक पोर्शन जिसमें सिर्फ थिन फिलामेंट्स मौजूद हैं, एक वो पोर्शन जिसमें सिर्फ थिक फिलामेंट्स मौजूद हैं, और एक वो पोर्शन में थिक और थिन दोनों मौजूद हैं। ठीक है, अब यहां से मैं लाइट डालूं, यहां से लाइट सोर्स ऑन करूं, तो ऑब्वियसली जहां पर ज्यादा हिंड्रेंस है वहां पर लाइट कम आगे मूव करेगी, ऐसे ही है, और जहां पर हिंड्रेंस कम होगी या कम चीजें थिन है वहां से लाइट गुजर जाएगी। तो ये लाइट बैंड है, यहाँ पर क्या है, इट इज आइसोट्रोपिक टू पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, एंड्स ऑफ एक्टिन फिलामेंट्स आर अटैच्ड टू पॉइंट्स कॉल्ड जी लाइन और जी डिस्क्स, और जी डिस्क और जी लाइंस पे स्पेशलाइज एक प्रोटीन होती है जिसको हम कहते हैं डेस्मिन प्रोटीन, जिससे वो अटैच हुए होते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये जी लाइंस हैं, और जी लाइंस और ये एक्टिन फिलामेंट्स वाला जो पोर्शन आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एज लाइट बैंड या आई बैंड। इसमें से लाइट गुजर सकती है, क्यों गुजर रही है, क्योंकि इसमें थिन फिलामेंट्स हैं। ठीक है, थिन फिलामेंट्स हैं, इसलिए लाइट यहां से गुजर सकती है। इट इज आइसोट्रोपिक टू पोलराइज्ड लाइट। जबकि ये पोर्शन जहां पर आपके थिक और थिन दोनों मौजूद हैं, यहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा है। जब यहाँ पर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो यहाँ से लाइट गुजर सकेगी या नहीं गुजर सकेगी, जी नहीं गुजर सकेगी, नहीं गुजर सकेगी। तो अपेरेंटली क्या आएगा, यहाँ पर डार्क बैंड आएगा। तो ये डार्क बैंड जो होता है उसको हम ए बैंड कहते हैं। इट इज एन आइसोट्रोपिक टू पोलराइज्ड लाइट। ये एमसीक्यू आया हुआ था एक दफा। आइसोट्रोपिक टू पोलराइज्ड लाइट कौन सा है सेगमेंट है, और एन आइसोट्रोपिक टू पोलराइज्ड लाइट कौन सा सेगमेंट है। याद ना कि जो आई बैंड है, इट इज आइसोट्रोपिक टू पोलराइज्ड लाइट, and dark band is anisotropic. That's why it is called as A से anisotropic, I से isotropic, and light band is isotropic to polarized light. Light उसमें से गुजर रही है, इसलिए light band यहाँ create हो रहा है। And this portion जिसमें A और जिसमें dark band create हो रहा है, जिसमें आपके thick और thin filaments overlap हुए हैं, it is called as dark band या A band। इसको anisotropic to polarized light है। और बीच में वो पोर्शन जिसमें सिर्फ मायोसिन फिलामेंट्स मौजूद थे, वहां पर एक स्पेशलाइज्ड ग्रे शेड मौजूद मिला है जिसको हम कहते हैं एच जोन। एच जोन खाली मायोसिन या थिक फिलामेंट्स वाला एच जोन, और उसके सेंटर में एक लाइन होती है जो हिंजेस की वजह से क्रिएट होती है, दैट इज कॉल्ड एज एम लाइन। सो यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में कितनी लाइंस मौजूद हैं और कितने सेगमेंट्स मौजूद हैं, कोई बताएगा? मैं बताऊं? जी बताएं। मैं बताऊं? जी बेटा बताओ, बोलो बोलो। ओके सर, इसमें आई बैंड है, वो उसमें आई बैंड है जी लाइन में, और दरमियान में ए बैंड है। आई बैंड आइसोट्रोपिक है, मतलब लाइट आउट हो सकती है, और ए बैंड एनाइसोट्रोपिक है। ए बैंड में एक्टिन भी होता है और मायोसिन भी होता है, और इसमें एच जोन है, एच जोन में सिर्फ मायोसिन होता है, और ये बाइसेक्ट होता है एम लाइन से। अच्छा, तो हम यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पर दो लाइंस मौजूद हैं, जी लाइंस मौजूद हैं,
In between the two Z lines, the area is called as sarcomere, and the center of the Z line, in the center of the sarcomere, it is M line. ठीक है? तो दो किस्म की lines मौजूद होंगी, Z line and M line. Yes. Then there are two portions, light portion and dark portion. The light portion is called as I band, which is due to the thin actin filaments. It is called as I band. It is isotropic to polarized light. ये वाला portion जिसमें सिर्फ thin actin filaments आ रहे हैं, और दूसरा portion जिसमें actin और myosin दोनों आ रहे हैं, it is called as A band. It is anisotropic to polarized light. और वो वाला portion जिसमें सिर्फ myosin filament मौजूद है, that is called as H zone. And the center of the H zone, it is called as M line. It is due to the hinges. ठीक है जी, इसको पढ़ो, बल्कि यहाँ से पढ़ते हैं दोबारा. कौन पढ़ेगा? सब्र करो, मैं बताता हूँ कौन पढ़ेगा. नूर मलिक. जी नूर मलिक है. Yes, sir. Light band, I band, contains only actin filaments, isotropic to polarized light. Ends of actin filaments are attached to points called Z disc or Z lines. These Z lines are attached to plasma membrane by protein called Desmin. आगे आगे जी, डार्क बैंड ये बताओ. Dark band, A band, contain myosin filament and ends of actin filaments. Anisotropic to polarized light. In the center of band, light area is present called the H zone, only myosin. A dark line called M line is evident in the center of sarcomere and includes proteins that appears to be critical for organization and alignment of thick filaments in the sarcomere. ठीक है. सो अब ये आपको डार्क बैंड और लाइट बैंड या ए बैंड और बैंड में डिफरेंस पता लग गए हैं? Yes, sir. जी बाकी सारी क्लास को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर जो जी लाइन होती है उसकी क्या कॉम्पोजिशन होती है, जैसे जी लाइंस की? उसमें बेटे मैं अभी बताता हूँ, उसमें स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स मौजूद होती हैं, एक्टिन प्रोटीन मौजूद होती है, एक स्पेशलाइज्ड प्रोटीन होती है. बेसिकली सारा प्रोटीन है ये. ठीक है. एक दफा क्वेश्चन आया था कि एनलिस्ट द टाइप ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट इन मसल. अब सारे परेशान हो गए कि क्या क्या लिखे. मैं आपको आगे इस पे मेंशन करता हूँ. इसमें डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन्स ही हैं. ठीक है, अभी आपको क्लियर कर देता हूँ. जी यार स्ट्रक्चर देखो, इसमें ये क्या है, इसमें कोई एक यूनिक चीज नजर आ रही है किसी को? देखता हूँ कौन पॉइंट आउट करता है. टाइटन. वेरी गुड, शाबाश. टाइटन मौजूद है इसमें, और टाइटन का देखो स्ट्रक्चर कैसे स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर है. तो टाइटन इज अ स्पेशलिस्ट प्रोटीन व्हिच इज अ स्प्रिंग लाइक प्रोटीन, फिलामेंटस प्रोटीन व्हिच इज प्रेजेंट, which attaches Z line and myosin filaments, और बुक्स कहती हैं कि Z line और M line के साथ कनेक्टेड होती हैं. इनका मेन फंक्शन क्या होता है? स्प्रिंग का फंक्शन क्या होता है? Elasticity contract होगा. Contraction. Contraction तो हो गई फिर, लेकिन स्प्रिंग फंक्शन क्या है? वेरी गुड, शाबाश. ये किसने बताया? ये किसने बताया? किसने बताया? ज़ैनब, शाबाश. ठीक है. सो नेचर ने यहाँ पर क्या किया कि यहाँ पर स्प्रिंग लाइक प्रोटीन्स अटैच कर दी, जिसका काम क्या था कि जब करेक्शन एक दफा हो गई मसल की तो उसने दोबारा रिलैक्स करना है, तो वो उस शेप में वापस आए, उसी शेप में वापस आए. ये तो नहीं कि आप जब चल के जाएं, उठ के जाएं और वापस जब बैठे तो आपका मसल डिफरेंट शेप हुआ हो, ऐसा नहीं होता. या भाग के आए तो मसल शेप डिफरेंट हो गया हो, ऐसे तो नहीं होता. तो यहाँ पर नेचर ने क्या किया, स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स रखी हैं जिनको हम कहते हैं प्रोटीन्स. ये स्प्रिंग लाइक प्रोटीन्स होती हैं. ये जेड लाइंस और मायोसिन फिलामेंट्स, और कुछ बुक्स कहती हैं जेड लाइंस और एम लाइंस के साथ कनेक्ट होती हैं, और ये आपस में रिकॉइलिंग फिनोमेना होता है. जब भी मसल कंट्रैक्ट करता है तो वापस उसको उसकी ओरिजिनल पोजीशन में मेंटेन करती हैं जेड प्रोटीन्स. ठीक है. और यहाँ पर कोई नई चीज नजर आ रही किसी को, कि वही पुरानी बात है सारी? जी टाइटन का पता चल रहा है. सिर्फ टाइटन का पता चल रहा है. चलो अच्छा जी, अब यहाँ बात होती है एडिशन स्ट्रक्चर प्रोटीन्स कौन कौन सी हैं? एक्टिनिन है. पहले सारा पढ़ लिया आपने बताया. जी जी वो पहले पढ़ लिया सारा. ठीक है.
अच्छा, कुछ एडिशनल स्ट्रक्चर प्रोटीन्स हैं, ये मैं नाम यहाँ पे ले देता हूँ। जिसमें है इट बाइंड्स एक्टिन टू द जेड लाइंस के साथ आपकी एक्टिन प्रोटीन वहां पर भी कह सकते हैं कि स्ट्रक्चरली मौजूद होती है। फिर टाइटन है कि अभी हमने पढ़ चुके हैं, टाइटन ये जेड लाइन और एम लाइन के साथ कनेक्टेड होती है। फिर एक डेस्मिन प्रोटीन है, एड स्ट्रक्चर टू द जेड लाइंस इन पार्ट ऑफ बाइंडिंग विद जेड लाइन प्लाज्मा प्रोटीन्स। ठीक है, अब ये डेस्मिन प्रोटीन्स आपके ये जेड लाइंस के साथ मौजूद होती है। ठीक है, फिर एक स्पेशलाइज्ड प्रोटीन है दैट इज नेब्रिन। अब आप देखो अल्लाह ताला ने काम कितना जबरदस्त किया है, मॉलिक्यूलर रूलर भी रख दिया, सार्कोमेयर इक्वल डिस्टेंस के बनाए। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस के सार्कोमेयर जेड लाइंस को इक्वल डिस्टेंस का बनाया। ये नहीं कि एक सार्कोमेयर इतने लेंथ का हो गया, इतने नैनोमीटर का, तो दूसरा उतने नैनोमीटर का। उसको चेक एंड करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड प्रोटीन रखी, दैट इज नेबुलिन। इट इज द मॉलिक्यूलर रूलर। ये क्या कर रही है वहां पर, उसको एडजस्ट कर रही है, लेंस आपस में बैलेंस कर रही है, इक्वल डिस्टेंस कर रही है। सो एक और प्रोटीन आ गई, नेबुलिन प्रोटीन आ गई, जिसका नाम काम क्या है कि इट इज अ मॉलिक्यूलर रूलर, कंट्रोल्स द लेंस या डायमीटर्स ऑफ द सार्कोमेयर्स। जी आगे अब ये टाइटन की जरा डिटेल है, इसको कोई पढ़ दे, कौन पढ़ेगा? मैं बताता हूँ। आइकन अहमद, आइकन है कि कहाँ है, क्या नाम है इसका? जी आइकन हो, एक ऑन हो, कौन हो? नहीं है? चलो नहीं है तो फिर ठीक है। आगे तलहा कामरान, Yes, sir. पढ़ो। The protein keeps the myosin and the actin filaments in place by connecting Z line with M line. It is a springy, elastic protein that helps in maintenance of the contractile machinery. It changes its length as the sarcomere contracts or relaxes. Each tight molecule has a molecular weight of about 3 million. Because it is filamentous, it is very springy. These springy titan molecules act as a framework that holds the myosin and actin filaments in place so that the contractile machinery of the sarcomere will work. ठीक है, इसमें अब कॉन्सेप्ट समझ आ गया आपको? इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है टाइटन की? जी हमजा। हेलो, जी समझ आ गया है यहाँ तक? सही, लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है इट होल्ड्स द फ्रेमवर्क ऑफ मायोसिन एंड एक्टिन फिलामेंट। सर ये बता दें क्या? मैं बता दूं, because it is filamentous, it is very springy. These springy titan molecules act as a framework that holds the myosin and actin filaments in place. ठीक है, ये होल्ड करके रखती है उनको उनकी अपनी अपनी जगह पे, जो कि रेगुलर रूलर था उसने मेंटेन की हुई थी जगह। बिफोर कंट्रैक्शन और आफ्टर कंट्रैक्शन कितनी कितनी जगह मेंटेन होनी है, ये उसको उस फ्रेमवर्क को मेंटेन करके रखती है। सो दैट कंट्रैक्टाइल मशीनरी ऑफ द सार्कोमेयर विल वर्क। ठीक है, उसको अगर आपस में दो जी लाइंस पहले इतनी करीब आ गई तो जब कंट्रैक्शन का उसको सिग्नल दिया जाएगा तो कंट्रैक्शन कैसे होगी? बेसिकली जी लाइंस ने प्रॉक्सिमेट होना है ड्यूरिंग कंट्रैक्शन, और ड्यूरिंग रिलैक्सेशन उन्हें एक दूसरे से दूर जाना है। तो दूर जो जाना है और करीब जाना है उसमें इतने गैप होना चाहिए, तो वो कौन कर रहा है? वो टाइटन मेंटेन कर रहा है उस फ्रेमवर्क को। ठीक है, यस सर। ये भी आप देख सकते हैं, इसमें और डिटेल स्ट्रक्चर है। इसको कोई एक्सप्लेन करेगा? सर मैं करूं? सर इसमें ये हमारा ब्लू वाली जी लाइंस है, जी डिस, और लाइटिन बताया हुआ है जो स्प्रिंग लाइक है, मतलब कि ये कंट्रैक्शन के बाद उसकी प्रॉपर जगह पे लेके आता है वापस। और हमारे पास ये एक्टिन फिलामेंट्स है रेड कलर के, जिसके ऊपर जो ब्लैक डॉट्स है ये हमारे पास उसकी बाइंडिंग साइट्स हैं। और ये मायोसिन फिलामेंट्स है जिसके हेड्स हैं, जो कि ठीक एक्टिन फिलामेंट से भी अटैच है और ये टाइटिन के साथ भी। ठीक है, चलो थैंक यू। अच्छा जी, जी लाइंस हैं कि अटैचमेंट टू द एक्टिन फिलामेंट्स, इसमें तकरीबन याद रखना कि सार्कोमेट अराउंड 2 माइक्रोमीटर्स इन लेंथ होता है। ठीक है, एक जो
सार्कोमेर की लेंथ होती है गाइटर में, आई डोंट मेंशन है कि नहीं है, लेकिन मैंने किसी और बुक से देखा था ये, इसलिए मैंने ये लिख लिया 2 माइक्रोमीटर इन लेंथ होता है व्हेन कंट्रैक्टेड स्टेट। ये याद रखना है आपने। Z's end of actin filaments are attached to the point called Z-dis by a protein. Z lines are attached to the plasma protein by a protein called desmin. And sarcomere, you know, ये सारी बात पहले कर चुके हैं. It is the area in between the two adjacent Z lines. बीच में des proteins होती हैं जो कि Z lines के साथ associated होती हैं, और वो desmin proteins attach कर रही होती हैं actin filaments को with the Z lines. ये देख सकते हो, A band है, I band है, जिसमें सिर्फ थिन फिलामेंट्स मौजूद हैं, फिर थिक और थिन फिलामेंट दोनों मौजूद, दैट इज द ए बैंड, और बीच में सिर्फ थिक फिलामेंट्स वाला एरिया, दैट इज एच जोन। ठीक है, और एच जोन के सेंटर में एम लाइन होती है। जी शमाए मिजाज, नहीं है। रुमैसा चीमा, एक्सक्यूज मी सर। जी सर इतना सर काफी है सर, बहुत ज्यादा कर लिया सर, याद भी करना होता है, तो सर आपसे रिक्वेस्ट है कि सर इतना अभी तो मैंने कुछ काफी पढ़ाया नहीं, तो आपका 11:15 तक टाइम है, अभी आधा घंटा पड़ा है भाई, क्या कर रहे हो? सर प्लीज सर। नहीं सर यार। पहले ही सर Yes, हाँ पेज भी है सर, No, तो no, हमने no, no, सर no, रोज का रोज करना होता है। अभी तो कुछ किया ही नहीं हमने, क्या किया हमने? सर काफी ज्यादा तो सर कर लिए सर, बाकी कल कर ले। नहीं कल नहीं कर लेंगे, मैंने खत्म करना है ये कल तक, मसला आपको खत्म करना है। सर एनाटमी भी है हमारा। कब है एनाटमी? सर फ्राइडे तो टेस्ट है ना फ्राइडे को एनाटमी का, मैंने टेस्ट तो नहीं ले रहा, टेस्ट तो आपका कब आना है, किस तारीख को आ रहा है टेस्ट? सर सर फ्राइडे को है। डेट क्या है? डेट क्या है? 18 है कि 15 है? 19 सर 19। अभी तो बड़ा टाइम पड़ा है, हो गया। अच्छा मेरी बात सुनो, अभी तो पूरा घंटा पड़ा है, इतना जुल्म नहीं करा करते, सब्र करो। अब मैं क्या आप लोगों को फिर पूछता यही है, मैं खुद ही बोली जाता हूँ, मैं तो इन्वॉल्व करना चाह रहा हूँ। शिमाई में एब्सेंट हो गई है, रुमैसा चीमा एब्सेंट हो गई है, नहीं है ये आज। एक्सक्यूज मी सर। जी कौन है? सर मैं सर मुझे ना ये मेरा नेट का इशू था, ये जब आप ये समझा रहे थे ये इसकी कंट्रैक्शन, ये ए बैंड और आई बैंड, थोड़ा सा थोड़ी सी रिवाइज अभी आपको समझाते हैं, ये देखो अभी आपको समझाते हैं, यहाँ मैं क्या समझाना, यहाँ पे ये समझाएंगे आपको। जी शानजा अली, एब्सेंट है जी आज, 3 बच्चे एब्सेंट हुए हैं, लाइबा अशरफ, शिमाया मिजाज एंड सचीमा। ठीक है जी यार, एग्रीड। आइकन भी सही, आइकन। हमजा इरफान भी नहीं आया आज। सर मैं आया हूँ, हमजा इरफान आया, चलो ठीक है जी। तलहा कामरान, सर अभी तो रीडिंग। तलहा कामरान कहाँ है? सर मैं यहाँ प्रेजेंट। अच्छा चलो, ये एक्सप्लेन कर रहा, ये एक बच्ची को समझ नहीं आया, उसका माइक इंटरनेट का इशू आ गया था, बताओ। सर ज्यादा मुझे समझ नहीं आया वैसे। अच्छा चलो, तो फिर बंदा बता देता है ना टाइम पर, ताकि मैं रिपीट करूँ। सर मैं ये पूछने का पर्पस ये होता है कि किसी को नहीं समझ आया तो मैं रिपीट कर दूं। अच्छा गौर से सुनो, तो जेड लाइंस होती हैं, जेड लाइंस के अंदर ये यहाँ से आपको दिखा देता हूँ, ये जेड लाइन होती हैं, बीच में जेड लाइन के साथ एक्टिन फिलामेंट्स एसोसिएटेड हैं, ये लगे हुए हैं, ये जेड लाइन एक्टिन फिलामेंट्स, और एक्टिन फिलामेंट्स के बीच में इन बिटवीन द एक्टिन फिलामेंट्स ये आपके मायोसिन फिलामेंट्स मौजूद हैं। ठीक, अब इसको अगर देखा जाए तो इसमें 3 जोन्स नजर आ रहे हैं, वो एक जोन जिसमें सिर्फ एक्टिन फिलामेंट्स मौजूद हैं, इसको कहते हैं आई बैंड, क्योंकि यहाँ से लाइट इजीली गुजर जाते हैं, इसलिए यहाँ पर ये लाइट बैंड नजर आ रहा है।
फिर आपका इसमें दोनों मौजूद हैं, एक्टिन फिलामेंट्स भी और मायोसिन फिलामेंट्स भी मौजूद हैं। इसको कहते हैं ए बैंड। इसमें आप देखोगे ये डार्क अपीयरेंस आ रही है, और सेंटर में एक एरिया होता है जिसमें सिर्फ मायोसिन फिलामेंट्स मौजूद होते हैं। इसको कहते हैं एज जोन। ये वाला आपको नजर आ रहा है, और एज जोन के सेंटर में एक लाइन होती है, इसको कहते हैं एम लाइन। ठीक है, तो ये एक्टिन फिलामेंट्स, एक एरिया वो जो एक्टिन है, एक एरिया वो जिसमें एक्टिन मायोसिन दोनों हैं, और एक एरिया वो जिसमें सिर्फ मायोसिन, जिसमें सिर्फ एक्टिन है, दैट इज कॉल्ड एज आई बैंड या लाइट बैंड। इट इज आइसोट्रोपिक टू पोलराइज्ड लाइट, दैट इज कॉल्ड एज आई बैंड। और वो वाला पोर्शन में एक्टिन मायोसिन दोनों मौजूद हैं, इट इज कॉल्ड एज ए बैंड। इट इज एन आइसोट्रोपिक टू पोलराइज्ड लाइट। एंड द सेंट्रल एरिया जिसमें सिर्फ मायोसिन फिलामेंट मौजूद है, दिस इज कॉल्ड एज जोन। और एज जोन के सेंटर में लाइन चल रही है, इसको कहते हैं एम लाइन। आप समझ आ गया? ये किसने पूछा था? यस सर, चलो गुड। प्रोटीन्स किए जी, सवाल आता है। एक्टिन है, ट्रोपोनिन है, ट्रोपोमायोसिन, मायोसिन है, टाइटिन है, नेबुलिन है, डेस्मिन है। ठीक है, ये डिफरेंट प्रोटीन्स हैं जो कि स्केलेटल सेल में मौजूद होती हैं। एक दफा सवाल आया हुआ था, इससे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि प्रोटीन्स कौन कौन सी हैं, तो वो कंफ्यूज हो रहे थे, एक्टिन मायोसिन में पास किए थे। तो बाकी भी सारी प्रोटीन ही है, टाइटिन भी प्रोटीन है, नेबुलिन भी प्रोटीन है, डेस्मिन भी है, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन भी प्रोटीन है। सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या है मसल कंट्रैक्शन? 3 सोर्सेज हैं मसल कंट्रैक्शन की एनर्जी की, याद रखना। एटीपी तो है ही। एटीपी की सोर्स क्या है? एटीपी कहां से आ रही है? नंबर 1 फॉस्फोक्रेटिन, नंबर 2 ग्लाइकोलाइसिस, एंड नंबर 3 ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये 3 सोर्सेज हैं एटीपी की फॉर मसल कंट्रैक्शन। फॉस्फोक्रेटिन, ग्लाइकोलाइसिस एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये 3 सिर्फ आपको नाम याद करने हैं। ये नंबर का, ये 1.5 नंबर का सवाल आता है यूएचएस में, 0.5 ईच। फॉस्फोक्रेटिन नंबर 1 पे फॉस्फोक्रेटिन लिखना है, फिर ग्लाइकोलाइसिस है, फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, एटीपी की सोर्सेस क्या क्या हैं जी? जी को बोल दो सर फॉस्फोक्रेटिन, ग्लाइकोलाइसिस, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोक्रेटिन, ग्लाइकोलाइसिस एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, 3 सोर्सेस हैं एटीपी की। ठीक है, फिर आगे आता है फैन इफेक्ट। ग्रेटर द अमाउंट ऑफ वर्क परफॉर्म बाय द मसल, ग्रेटर द अमाउंट ऑफ एटीपी दैट इज क्लीव्ड। ऑब्वियस सी बात है, एक बंदे को आप कहते हैं कि वो पूरे ग्राउंड का चक्कर लगा के, और एक बंदे को कहो कि बस यहीं पर एक दफा घूम लो, तो किसमें एटीपी ज्यादा क्लीव होगी? जो ग्राउंड का चक्कर पूरा लगाएगा। जाएगा। और दोनों में बताओ कि किसको ज्यादा स्विंग होगी? जो ग्राउंड का चक्कर लगाएगा। उसके बाद दोनों में टेम्परेचर अगर लें तो टेम्परेचर किसका ज्यादा होगा? ग्राउंड वाला, ग्राउंड वाले का। इट इज कॉल्ड एज फैन इफेक्ट। ग्रेटर अमाउंट ऑफ वर्क परफॉर्म बाय द मसल, ग्रेटर अमाउंट ऑफ एटीपी दैट इज क्लीव्ड। ज्यादा एटीपी क्लीव होगी, ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, ज्यादा काम होगा। ठीक है, इट इज कॉल्ड एज फैन इफेक्ट। याद रहेगा ये फैन जी। फैन इफेक्ट समझ आ गया आपको? यस सर। Yes, sir. Greater the amount of work performed by the muscle, greater the amount of ATP that is cleaved, called as fan effect. फिर उसके बाद सार्कोप्लाज्म होता है। सार्कोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है, टी ट्यूब्यूल्स हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकल। टी ट्यूब्यूल्स का क्या फंक्शन है? में है फैन इफेक्ट। जी बिल्कुल है, गाइड में मौजूद है जी। टी ट्यूब्यूल्स का क्या काम था मसल के अंदर? मैंने बताया हुआ है, ये लिंक करता है कैल्शियम प्रोवाइड करता है। सर ये Calcium हमारी provide- outer layer of muscle से inner तक ये link इंटीरियर provide ऑफ मसल करता को है। इंटीरियर ऑफ मसल को एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड के साथ Exterior। कनेक्ट करता है, एक्स्ट्रा सेलुलर के साथ कनेक्ट करता है। ठीक है, और जो भी चीजें होती है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक्सटेंशियल है, वो भी टी ट्यूब्यूल्स के थ्रू ही एंड तक पहुंचता है। कैल्शियम है, टी ट्यूब्यूल्स के थ्रू ही एंड तक पहुंचता है। ठीक है, अगर टी ट्यूब्यूल्स ना होते, एक्शन पोटेंशियल या उसको ट्रिगरिंग पावर, वो उसको कैसे पता लगता? देखो कहाँ हमारा ट्रोपोनिन सी मौजूद है। ठीक है, ट्रोपोनिन सी को कहाँ से मिलेगा? और टी ट्यूब्यूल्स के थ्रू ही आएगा ना। तो टी ट्यूब्यूल्स का बड़ा सेंट्रल रोल है, ये वो प्ले कर रहे हैं जी। इसको एक दफा रीड कर बेटा कोई। तो मैं करूं? जी करो, जल्दी करो। Sarcoplasm is the intracellular fluid between myofibrils. Many myofibrils are suspended side by side in each muscle fiber. The spaces between the myofibrils are filled with intracellular fluid called sarcoplasm, containing large quantities of potassium, magnesium, phosphate, plus multiple protein enzymes, tremendous numbers of mitochondria that lie parallel to the myofibrils. These mitochondria supply the contracting myofibrils with large amount of energy in the form of inosine triphosphate formed by mitochondria.
सो साइटोप्लाज्म में इसमें बेसिकली आपका माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है, डिफरेंट आयंस मौजूद हैं, ठीक है। अच्छा बेटा, आप ही मुझे बता दें, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एटीपी फॉर मसल कंट्रैक्शन? शाबाश। Sir, phosphorylated oxidative phosphorylation and glycolysis. वेरी गुड, शाबाश। क्या नाम है आपका? Sir, फखर शहजाद। फखर शहजाद। जी सर। वेरी गुड। चलो आगे पढ़ो, पढ़ो पढ़ो। Transverse tubules. Transverse tubules are very small and run transverse to the myofibrils. They communicate with the surrounding fluid and contain extracellular fluid in its lumen. ठीक है, TTP, so obviously it communicates with the surrounding fluid and contain extracellular fluid in its lumen. ठीक है, ये आपके देखो TTPs यहाँ मौजूद हैं, ठीक है। ये रन पैरेलली रन करते हैं और इसका काम क्या होता है कि ये एक्सटीरियर एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है उसको कनेक्ट करते हैं। जो हमारा आपका जो एक्शन पोटेंशियल भी क्रिएट हो रहा होता है वो TTPs के अंदर ट्रैवल करता है और TTPs में ट्रैवल करके ही वो फिर आगे एंड तक पहुंचता है, इंटीरियर में जाके वहां पर ट्रोपोनिन सी के साथ कैल्शियम को अटैच करवाता है। वो क्या मैकेनिज्म होगा वो सारा हम इंशाल्लाह करेंगे, सारा बताऊंगा कैसे कैसे होता है। जी आगे पढ़ो। Sarcoplasmic reticulum. It is composed of two parts: large longitudinal tubules that run parallel to the myofibrils and terminate in cisternae. Large chambers called cisterna which line the tubules. ठीक है, इसमें ये आपके जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके दो पार्ट्स लॉन्गिट्यूडिनल भी होते हैं और इसके सिस्टर्ना भी होते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल ट्यूब्यूल्स जो होती हैं रन करती हैं पैरेलल टू मायोफाइब्रिल्स और इसके जो सेंट्रल पोर्शन एंडोमिनल पोर्शन होता है सिस्टर्ना होता है, इसमें बेसिकली आपके वहां से कनेक्ट करा होता है, स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स होती हैं जो TTPs से कनेक्ट कर रही होती हैं। जी अब ये जो प्रोटीन का नाम है ये गाइटर में लिखा नहीं हुआ, लेकिन ये UHS में क्वेश्चन आया हुआ है कि स्केलेटल मसल के अंदर कैल्शियम की बाइंडिंग प्रोटीन का नाम क्या है। स्मूथ मसल में कैल्शियम की बाइंडिंग प्रोटीन का नाम क्या है? ये दो नाम हैं। तो स्केलेटल मसल में जो मैं अभी MCQ है, इसको एक दफा पढ़ो बेटा, ये MCQ है, बड़ा इंपॉर्टेंट। जी पढ़ें। तो ये पूरा पेज या फिर ये वाला पॉइंट? पूरा पेज पढ़ दो ना, फिर आपको भी मैं बता देता हूँ, समझा देता हूँ। Each myofibril muscle fiber is surrounded by sarcoplasmic reticulum. The sarcoplasmic reticulum is an intracellular membrane network that plays an important role in calcium regulation. TTPs are invaginations of the sarcolemma that passes into muscle fiber near the ends of the band. TTPs are in contact with the extracellular space. The presence of calcium binding protein, calciquestrin, in the terminal cisterna allows the storage of large amount of calcium without having to transport it against a large concentration gradient. सो अब यहाँ पर TTPs का फंक्शन हमने बताया है, इसमें डिस्कस हो रहा है कि TTPs का मेनली फंक्शन ये है कि एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस को कनेक्ट करते हैं इंटीरियर के साथ, और इसमें कैल्शियम का रोल ये है कि कैल्शियम जो आपके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कनेक्ट हो रही है, इसमें कैल्शियम की एक स्पेशलाइज्ड बाइंडिंग प्रोटीन है। TTPs में ये प्रोटीन उसको उठा के लेके जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कैल्शियम को नहीं पता उसने कहाँ जाना है, सो कैल्सिक्वेस्ट्रिन एक स्पेशलाइज्ड एजेंट है जिसमें ट्रेवल एजेंट होते हैं, ये भी एक एजेंट है कैल्सिक्वेस्ट्रिन जो कि स्केलेटल मसल के अंदर कैल्शियम को ढूंढ के लाता है और वो उसको ट्रोपोनिन सी तक छोड़ के जाता है, ठीक है। सो याद रखना कि कैल्सिक्वेस्ट्रिन इज द कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन प्रेजेंट इन द स्केलेटल मसल्स, ये बात आपने भूलनी नहीं है। जी आगे चलें। व्हाट इज सरका? बोलो बेटा। SR contains a high density of calcium pump protein, sarcoplasmic endoplasmic reticulum calcium ATPase, which is critical for reaccumulation of calcium in the sarcoplasmic reticulum and hence for the relaxation of the muscle. So देखो इतना जबरदस्त मैकेनिज्म, कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म डेवलप हुआ है कि कैल्शियम ने कंट्रैक्शन करवानी है, जब ट्रिगर मिलेगा तो कैल्शियम ने आना है, कैल्शियम को लेकर आना है, कैल्सिक्वेस्ट्रिन लेके आएगा। जब कैल्सिक्वेस्ट्रिन ला के काम कर कैल्शियम वहां पहुंच गई, कैल्शियम ने अपना काम कर दिया, एक कंट्रैक्शन हो गई, तो वहां पर कैल्शियम को वहां पर रखना नहीं है, क्योंकि कैल्शियम वहां पर रहेगी तो कंट्रैक्शन मेंटेन रखेगी। कैल्शियम को वापस लेके आना है और वापस लाने के लिए स्पेशलाइज्ड प्रोटीन यहाँ पे ATPase सिस्टम है जिसको सरका कहते हैं, जो कि रीकम्युलेशन ऑफ कैल्शियम करता है वापस इनटू द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम रिलीज हुई, कैल्सिक्वेस्ट्रिन ने वहां से पकड़ उसको कैल्शियम बाइंडिंग साइट पे लेके गई, ट्रोपोनिन सी पे, वहां पर कैल्शियम अटैच हुई, ट्रोपोनिन सी ट्रोपोमाइसिन कॉम्प्लेक्स में चेंजेस आई, कंट्रैक्शन हो गई।
जब एक रिएक्शन हो गई तो वापस कैल्शियम को वापस लेके जाना है। उस वापस लेके जाने के लिए क्या है, स्टेलाइज्ड सिरका मौजूद है, एटीपीएस सिस्टम मौजूद है। ये क्या करता है, रीएक्युमुलेशन करता है कैल्शियम की, वहां से उसको जब कंट्रैक्शन होगी ये रीक्यूमुलेट करता है, उसको वापस लेके जाता है अगेंस्ट टुवर्ड्स द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके रिजल्ट में क्या होता है, कैल्शियम ने एक काम कर दिया, कंट्रैक्शन हो गई और वापस में उसकी रिलैक्सेशन करवा दी। तो आपको सिग्निफिकेंस पता लग गई सिरका, रीक्यूमुलेशन ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम क्वेश्चन क्या करती है, कैल्शियम को बाइंडिंग साइट है वो लेके जाती है कंट्रैक्शन करवाने के लिए, जब कंट्रैक्शन हो जाती है तो वापसी लेके आने के लिए सिरका है। समझ आ गया जी? यस यस सर। जी फरहाद ताहिर। बेटा फरहाद ताहिर, ये जो लोग आज एब्सेंट है ना, सबसे पहले इनसे मैंने स्टार्ट करना काम, ये याद रखना आप लोग, ये मेरे पास है। बिस्मा अजहर, चलो ठीक है, मैं पढ़ाई करता हूँ। यस सर। आप सुन रहे हैं मेरा लेक्चर, क्या किया मैंने अभी, क्या पढ़ा है? यस यस बताओ सर, सुन रही हूँ। बताओ। बताओ। सर बोलो। एक्टिन फिलामेंट पढ़ा रहे थे। गुड। अच्छा, क्या पढ़ा एक्टिन फिलामेंट में? क्या पढ़ा है एक्टिन फिलामेंट में? अभी अब एक्टिन फिलामेंट तक ही फंसी हुई, हम कहाँ तक पहुंच गए, तुम एक्टिन फिलामेंट में ही हो अभी तक। शेम ऑन यू। बिलाल अहमद, यस सर। बताओ भाई क्या किया है अभी हमने? सर हमने सिरका पढ़ा है। सिरका से पहले क्या पढ़ा है? सर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कौन सी कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन का नाम क्या है? सर कैल्सिक्वेस्ट्रिन। वेरी गुड। और सिरका का फंक्शन क्या होता है? सर ये हमारे रिलैक्सेशन में काम आता है ऑफ द मसल। रिलैक्सेशन ऑफ मसल, कैसे रिलैक्सेशन होती है? देख के पढ़ दे, स्लाइड खोली। So जो SR contains high density of calcium pump protein, sarcoplasmic endoplasmic reticulum, which is critical for reaccumulation of calcium in the SR enhanced for relaxation of तो muscle. कैल्शियम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम निकलना है, निकल के कैल्शियम पहुंचेगा कहाँ पर? ट्रोपोनिन सी पे। ट्रोपोनिन सी पे जो कैल्शियम लगना है उसको कौन लेके जाता है? बाइंडिंग साइट क्या कैल्सिक्वेस्ट्रिन प्रोटीन होता है वो लेके जाती है। जब एक दफा उसको वापस कंट्रैक्शन लाने हो की जाती है तो वापस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको लेके जाना है कैल्शियम को, वो कौन लेके जाएगा? सार्कोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कैल्शियम एटीपीएस। ठीक है, ये रीक्यूमुलेशन करवाता है जिसकी वजह से फिर क्या होता है, रिलैक्सेशन ऑफ द मसल हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर्स। जी इसको कौन रीड करेगा? दो तरह के फाइबर्स होते हैं, पहले मैं बता दूं। स्लो फाइबर्स होते हैं, फास्ट फाइबर्स होते हैं। ठीक है, ये जिसका यूक्यू है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल फाइबर्स। अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल आएगा तो फिर क्या लिखेंगे? skeletal, smooth स्मूथ cardiac, स्केलेटल कार्डियक। वेरी गुड, cardiac, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर्स अगर आएगा तो लिखेंगे रेड फाइबर्स, फास्ट फाइबर्स, स्लो फाइबर्स, फास्ट फाइबर्स। रेड फाइबर से नाम से जाहिर है कि रेड है, इसमें ब्लड ज्यादा है। जब ब्लड ज्यादा है तो ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होगा, जब ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होगा तो ज्यादा एटीपी होगी, ज्यादा मायोग्लोबिन होगा। जब सब कुछ ज्यादा होगा तो लॉन्गर कंट्रैक्शन के लिए यूज होगा। ठीक है, कॉमन सेंस। जो व्हाइट फाइबर्स हैं उसमें क्या है, लेस ब्लड है। जब लेस ब्लड है तो लेस माइटोकॉन्ड्रिया होगा, लेस एटीपी होगी,
lesser amount of myoglobin होगी और it is used for shorter contractions. So याद रखना कि red fibers और white fibers या slow fibers और fast fibers में comparison आपको आता है तो red fibers are also called as slow fibers, fast fibers are also called as white fibers. Slow fibers are small fibers, extensive blood supply, abundant mitochondria, greater amount of myoglobin, used for longer contraction और ATP इसकी oxidative phosphorylation से mainly आ रही है. और फास्ट फाइबर्स जो व्हाइट फाइबर्स हैं, लार्ज फाइबर्स हैं, लेस ब्लड सप्लाई, लेस माइटोकॉन्ड्रिया, लेसर अमाउंट ऑफ मायोग्लोबिन, यूज्ड फॉर शॉर्टर कंट्रैक्शंस एंड एटीपी फ्रॉम ग्लाइकोलाइसिस. अच्छा, ये पता लग गया टाइप्स ऑफ मसल फाइबर्स? यस सर. सर ठीक है जी, सर बोले. सर ये जो मसल फाइबर जिनके अपने मायोफिब्रिल्स में मायोफिलेंट्स थिक एंड थिन होंगे दोनों के. थिक एंड थिन तो होते ही हैं बेटा, थिक एंड थिन तो सर होते ही हैं. मतलब कि देखिए जो स्लो फाइबर्स हैं इनके भी अपने थिक और थिन होंगे, वाइट फाइबर्स के भी. जाहिर सी बात है, थिक और थिन तो चलेंगे, वो पैटर्न तो चल रहा है. सर देखो मतलब पता क्या बात कि होती है, स्मॉलर फाइबर्स होते हैं जो डायमीटर जरा कम होगा, छोटे फाइबर्स होंगे. लार्जर फाइबर्स उनका डायमीटर बड़ा होगा, जरा लार्जर, क्योंकि वो शॉर्टर ड्यूरेशंस के लिए काम कर रहे हैं, वो लॉन्गर ड्यूरेशंस के लिए काम कर रहे हैं. जी चलो इसके आगे मैं पढ़ा नहीं रहा, लेकिन मैं पढ़ा नहीं रहा. सर मैं काइंडली सर काफी है सर जी प्लीज. मैं आगे नहीं पढ़ा रहा हूँ. Excuse me, sir, I have a question. जी क्वेश्चन क्या है? सर ये अगर स्लो फाइबर से ये लॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं, इसका थोड़ा सा इंटरलिंक बता दें. स्लो फाइबर्स ऐसे हैं कि देखो स्लो काम करते हैं और एनर्जी इसमें बहुत ज्यादा है, ये लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए. ठीक है, जिस तरह मैराथन रेस में आराम से स्मूथली वर्किंग करते हैं और वो लंबी रेस चलनी होती है उसने, ये सारी एनर्जी सुबह शुरू में निकाल दे. तो व्हाइट फाइबर्स क्या होते हैं, ये स्लो होते हैं, शॉर्टर ड्यूरेशन, शॉर्टर कंट्रैक्शंस के लिए होते हैं. ठीक है, क्योंकि इसमें जैसे कंट्रैक्शन स्टार्ट होती है उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है, उसमें ब्लड सप्लाई कम है, उसकी माइटोकॉन्ड्रिया कम है, उसमें मायोग्लोबिन कम है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, लोकली वो खत्म हो जाना शुरू हो जाता है, उसकी एनर्जी खत्म, उसकी एटीपी सोर्स ही खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से वो शॉर्टर ड्यूरेशन के काम करते हैं. जबकि जो ज्यादा ब्लड सप्लाई वाले हैं, जिसमें ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का रिजर्व ज्यादा है, उसमें एटीपी का रिजर्व ज्यादा है, इसलिए वो लॉन्गर कंट्रैक्शन कर सकते हैं. ठीक है थैंक यू सर. जी, मैं अब आगे नहीं पढ़ा रहा हूँ, हौसला कर लो सारे के सारे. सर एक क्वेश्चन है. जी क्वेश्चन करें. जी सर सार्कोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया की लोकेशन का बता दें. मतलब सार्कोप्लाज्म के अंदर तो नहीं होगा माइटोकॉन्ड्रिया? भाई अंदर ही होता है सार्कोप्लाज्म. आपका सार्कोप्लाज्म वो जस्ट लाइक सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम का जो मतलब फ्लूइड होता है उसको सार्कोप्लाज्म कहते हैं. जी बिल्कुल तो फ्लूइड होता है, उसके माइटोकॉन्ड्रिया अंदर ही अलग होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, ये उसके अंदर ही बेटे सार्कोप्लाज्म फ्लूइड के अंदर ही. होता है. और तो सार्कोप्लाज्म फ्लूइड ऑर्गेनेलिज डिफरेंट नहीं है? बेटे ऑर्गेनेलिज क्या डिफरेंट नहीं, एक जैसे ही ऑर्गेनेलिज है, ये भी मसल सर सेल, ऑर्गेनेलिज के अंदर मसल सेल है, मसल सेल के अंदर मौजूद है वो. ये देखो ये सार्कोप्लाज्म जो आपका आ रहा है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है. जी ये सार्कोप्लाज्म जो आ रहा है ये फ्लूइड होता है, इसके मतलब अंदर सार्कोप्लाज्म के उसके ल्यूमेन के अंदर होगा. भाई ल्यूमन नहीं है, ल्यूमन के अंदर नहीं होता, सार्कोप्लाज्म इज आउट फेस. सार्कोप्लाज्म आपका जो एक मसल फाइबर होता है, उसके अंदर जो बंडल होता है, उस बंडल के अंदर आपका एक स्पेस होती है, अदर देन बंडल्स. उस स्पेस के अंदर आपका ये कैल्शियम भी मौजूद है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया भी मौजूद है, जो कि फिर कनेक्ट कर रहा है अंदर मायोफाइबर के साथ. ठीक है. ओके सर, ये एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर्स हैं, मतलब कि जैसे प्रॉपर जो हमने ऑर्गेनेलिज पढ़ेंगे वैसे नहीं है. एक्सटेंडेड जाहिर सी बात है, वो एक आपने सेल पढ़ा, वो एक आपने सेल पढ़ा था, वो उधर उस डिफरेंट स्ट्रक्चर था. जी सर, यहाँ पर आपका थोड़ा मॉडिफाइड है. ठीक है, देखो नर्व के अंदर भी आपका सारा काम है. और समझ जी सर, अब आगे वो मतलब एक्सटेंडेड फॉर्म में होगा तो स्पेस के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होगा, तो फिर वो कैल्शियम आएगा, तो जैसे एटीपी आएगा माइटोकॉन्ड्रिया, तो वो सारा प्रोसेस होगा. जी थैंक यू सर. अच्छा जी, अब आगे कौन है जी? इरम शफीक है यहाँ पर? Sir, I have a question. Yes, sir. Yes, sir.
बेटे पहले मैं क्वेश्चन पूछ लें, क्या क्वेश्चन है जी? सर एक लाइन लिखी हुई है गाइटन में, उसको वो जरा बता दें। क्या? यहाँ लिखा हुआ है कि the active sites on the two F-actin strands of the double helix are staggered, giving one active site on the overall actin filament. क्या दोबारा पढ़ो। The active site on the two F-actin strands of the double helix are staggered, giving one active site on the overall actin filament. देखो वो ये है कि एक्टिव साइट जब काम कर रही है, एक एक्टिव साइट जब एक्सपोज होगी तो सारी एक्टिव साइट एक्सपोज होगी, और एक जो एक्टिव साइट है उसने दूसरों को भी मेंटेन किया हुआ, मतलब वही है ऑल वाला नॉन नो वाला फिनोमेना है यहाँ पर भी। ठीक है, एक एक्टिव साइट जब कवर होती है तो वो सारी कवर होती है, अगर एक्सपोज होती है तो सारी एक्सपोज होती है। और वो कब होती हैं? जब उसको ट्रिगर मिलता है, स्टिमुलस मिलता है पीछे से। वो ट्रिगर कहाँ से आएगा? एक्शन से ट्रिगर आएगा, जिसके रिजल्ट में कैल्शियम ने आके लगना है ट्रोपोनिन सी पे। ठीक है, तो एक्टिव साइट्स आपस में भी उनकी एडहेरेंस है, आपस में भी उनकी कोऑर्डिनेशन है। ये नहीं होता कभी ऐसा हुआ है कि आपका आधा मसल फंक्शन हो जाए, आधा मसल फंक्शन नहीं हो रहा, सारे एट अ टाइम काम करते हैं। जी ईमान रफीक का मैंने नाम लिया था, ईमान रफीक का ही नाम लिया था। केरन रफीक का लिया था। यस सर। बेटा हमने आज क्या पढ़ा है? सर मसल्स। मसल्स, अच्छा मसल्स में क्या पढ़ा है? सर एक्टिन फिलामेंट्स, मायोसिन फिलामेंट्स। अच्छा चलो ठीक है जी। सर का क्या होता है सर का? याद नहीं आ रहा। मैंने 3 महीने पहले पढ़ाया था, मेरी गलती है वैसे, मुझे बीच में रिवाइज कराना चाहिए था 1-2 महीने बाद, है ना? चलो अब आप लोग मेरा ख्याल है एग्जॉस्ट हुए, तो अब आप रेस्ट करें। ठीक है, यहाँ तक को समझ आ गई? हमने कितनी स्लाइडें कर ली हैं? अभी हमने स्टार्ट नहीं किया, वो मैं कल करूंगा इंशाल्लाह। अराउंड 63 स्लाइडें कवर कर ली हैं, और कल हम बकाया करेंगे इंशाल्लाह, तो कोशिश करेंगे कल खत्म कर दें। कल हमारे टाइम तो काफी पूरे टाइम है, 2 घंटे, 2 लेक्चर्स हैं, 2.5 घंटे बल्कि। ठीक है भाई, एनी क्वेश्चंस? सर 62 स्लाइड नहीं किया क्या? 62 स्लाइड्स 63 भी वही हैं आगे, टाइप्स ऑफ फाइबर्स ही हैं, फास्ट, ग्लाइकोलिटिक, ऑक्सीडेटिव, वही हैं, स्लो फास्ट वाले ही है। इसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं, अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया के रेफरेंस से, कैपिलरीज के रेफरेंस इसको अगर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन यूएचएस में जो साल आया है वो ये वाला आया हुआ है। ठीक है ओके सर। जी जीआर सर मेरी बात सुने, ये जो स्केलेटल मसल्स में हमारे पास कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन होती है, उसका नाम रिपीट दे, मेरा तब इंटरनेट चला गया था। मैं अभी आपको दिखा ही देता हूँ, ये देखो नजर आ रहा है? जी आ रहा है। कैल्सीक्वेस्ट्रिन। ओके सर, थैंक यू। चलो जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। सर एक्सक्यूज मी सर। बोले सर आपने जनरल मैकेनिज्म और मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म कल पढ़ाना है ना, वो अभी हमने नहीं किया। नहीं वो नहीं अभी किया, वो कल करेंगे। सर हाँ सर सारा टॉपिक है गाइटन में? कौन सा टॉपिक गाइटन में? सारे टॉपिक सर गाइटन ये के जितना पढ़ाया आप? ये गाइटन में ही होगा, गाइटन में है, क्यों नहीं है? ये गाइटन में है, ये देखो, अगर मैं देखूं इसको तो ये शुरू हो रहा है पेज नंबर 79 हमने कर लिया है, पेज नंबर 80 कर लिया है, 80 के बाद हमने 81 नहीं किया, फिर उसके बाद हमने 82 कर लिया है, 83 कर लिया है। ठीक है, ये कर लिए। अब हम कल करेंगे जनरलाइज मैकेनिज्म करेंगे, क्योंकि मैं इसको पहले कराता हूँ, उसकी सारे स्ट्रक्चर कराता हूँ, जनरलाइज मैकेनिज्म कराऊंगा, फिर मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म कराऊंगा, फिर कल इंशाल्लाह हम इसका फिर टाइप्स ऑफ मसल कंट्रैक्शन की भी वो हम करेंगे कल इंशाल्लाह। ठीक है सर जी। मेरा क्वेश्चन था कि जब आपने बताया कि
in contraction of muscle ATP यूज होता है सर इन केस ऑफ पर्सन जब रिगर मॉर्टिस होता है तब तो ATP डेफिशिएंसी हो जाती है और फिर भी कंट्रैक्शन हो रही थी। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल तुमने किया। ये मैंने वैसे बनाना था राइगर मॉर्टिस, तुम तलहा हो ना? नहीं सर, मेरा नाम अली इफ्तिखार है। अली खार, अच्छा अली, तुमने वो मेरे ख्याल मैसेज भी किया हुआ है उधर ग्रुप में, चैट में। ये सर मैंने किया था। अच्छा, होता ही है, चलो मैं आपके इंटरेस्ट के लिए बताऊं। यूजुअली आपकी एक मसल कंट्रैक्शन होती है, उसमें 2 ATP मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं। फर्स्ट ATP मॉलिक्यूल गोज फॉर अटैचमेंट ऑफ एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन एंड एक्टिव साइट ऑफ मायोसिन। एंड जब कंट्रैक्शन हो जाती है तो फिर दूसरा एक और ATP मॉलिक्यूल आता है जो कि अटैचमेंट करवाता है मायोसिन हेड की एक्टिव की एक्टाइड के साथ, जो उसकी एक्टिन की ADP साइट है। ठीक है, अब होता ये कि जब डेथ होती है तो कुछ ऐसे होते हैं जो ATP मॉलिक्यूल अटैचमेंट करवा चुके होते हैं और वो डेथ हो गई होती है। अब क्या हुआ, ATP सोर्स खत्म हो गई है, जिसकी वजह से डिटैचमेंट नहीं हो पाई, डिटैचमेंट नहीं हुई, जिसकी वजह से इट कंटिन्यूज, वो अटैचमेंट हुई वो कंटिन्यू करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो कंट्रैक्शन या वो फ्लिकरिंग या वो कंट्रैक्शन जो आपको एक आती है वो चीज नजर आती है। इट इज द अटैचमेंट ऑफ द मायोसिन हेड्स विद द एक्टिव साइट्स, जिसकी वजह से नया ATP मॉलिक्यूल आना, उसकी सोर्स खत्म हो गई थी, जिसकी वजह से डिटैचमेंट नहीं हो पाई, जिसको हम कहते हैं कंडीशन को राइगर मॉर्टिस। ठीक है, यस सर, अंडरस्टूड, थैंक यू सर। जी और कोई? That's it.